तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। हफ्ते के आखिरी दिन 1.5 घंटे में जाने से पहले बाजार है बेहद मजबूत। अब बड़ा सवाल है कि क्या आज कुछ और मजबूती दिखाकर 11,000 के ऊपर बंद हो पाएंगे, 21,000 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिक पाएगा या फिर आएगी मुनाफा वसूली। और क्या करें आप अगले हफ्ते की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नई सीरीज की शुरुआत है, वीकेंड सेशन का इंतजार है। उससे पहले आखिरी 1.5 घंटे बाजार में कैसा एक्शन रहेगा जानते हैं, और साथ ही इंडेक्स पर आपको क्या करना चाहिए, अनिल जी की भी राय लेंगे। तो सर, सबसे पहले तो बताइए आज की बड़ी बातें क्या दिख रही हैं इस समय। शानदार रिकवरी बाजार में आती दिखी है। अक्टूबर सीरीज का पहला दिन मजबूती भरा रहा है। निफ्टी फिर से 11,000 के करीब पहुंचा है और सेंसेक्स में 550 अंकों से ज्यादा का उछाल है, 37,000 से ऊपर निकलता हुआ। आईटी, मेटल, फार्मा, ऑटो, ये चार हैं वो मजबूत जगह जो आज बाजार में जोश भरती हुई दिख रही है। 2 दिनों में 11% टूटने के बाद भारतीय एयरटेल का शेयर आज 5% रिकवर होता हुआ नजर आया और बेहतरीन तेजी यहाँ पर होती हुई दिखी है। यूरोप के बाजारों में मिला जुला सा कारोबार है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स जो बड़े सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, हल्के से नरम हुए हैं। लेकिन भारतीय बाजारों में तेजी का रुझान नई सीरीज की शुरुआत में बरकरार है। जैसा कि डेटा बता रहे थे, आज सुबह से हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर मजबूती का रुझान बना है। तो सीरीज की शुरुआत बेहतर नोट पर हुई है भारतीय बाजारों की। बिल्कुल। और अनिल जी, लगातार इस हफ्ते हमने एक ट्रेंड देखा है कि भारतीय बाजार थोड़ा ग्लोबल क्यूज से तो इम्पैक्ट होते हैं, बट थोड़ा विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब ग्लोबल क्यूज थोड़े पॉजिटिव रहते हैं तब भी हम वीक लग रहे थे। आज सुबह की तेजी के बाद ग्लोबल बाजारों पे थोड़ा प्रेशर है, पर हमने अपनी तेजी बरकरार रखी है और दिन की ऊंचाई के करीब ही ट्रेड होते हुए दिख रहा है। कैसे रीड करना चाहिए आज के बाउंस बैक को सर, और क्या इस पर और कॉन्फिडेंस आता है कि थोड़ा सस्टेन करेगा ये? देखिए दीप, कॉन्फिडेंस के लिए तो सुबह जो 2 लेवल दिए थे उस पर नजर रखनी। 11,150 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए निफ्टी पर और 21,200 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए बैंक निफ्टी पर। वहां से फिर पहला कॉन्फिडेंस का संकेत आएगा। तब तक एक इसे प्योर बाउंस बैक के तौर पर मानेंगे, लेकिन इस बाउंस बैक के संकेत बहुत ही बेहतरीन थे। और आज आपने सुबह जो पहला सवाल पूछा अक्टूबर सीरीज का, और उस अक्टूबर सीरीज की शुरुआत में मैंने आपसे एक ही बात पर फोकस किया कि मुझे सारे के सारे संकेत सीरीज की शुरुआत करने के लिए बेहतर दिख रहे हैं और वो डेटा में दिख रहे हैं। चाहे फिर वो एफआईज की तरफ से तेजी की पोजीशन बहुत कम हो, 44% पर हम शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि कहाँ 75% सितंबर की सीरीज में जहाँ बाजार हेवी थे और कहाँ एकदम लाइट। पुट कॉल रेशियो आपका 1.10 पर सीरीज की शुरुआत में ओवरसोल्ड, शॉर्ट कवरिंग आना तय थी। रोल ओवर्स 80% के बजाय 71%, जाहिर सी बात है कि तेजी के रोल ओवर्स कम हुए हैं। और विक्स इतना बढ़कर आया हुआ 12% कल के सेशन में बढ़ा हुआ। तो ये सारे संकेत ऐसे हैं जो कि बाजार में एक रिकवरी की ओर इशारा कर रहे थे। रिकवरी हुई भी और दिन के दौरान एक बार बाजार थोड़े से लड़खड़ाए भी, लेकिन वापस से जो रिकवरी बनी है वो काबिल तारीफ है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक मजबूत क्लोजिंग मिले। पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहले कम से कम क्लोजिंग बेसिस पर 11,000 के ऊपर तो बंद हो। 11,000 के ऊपर बंद होने में भी एक मनोवैज्ञानिक स्तर ऐसा होता है ना, 10,000 की रेंज में और 11,000 की रेंज में बड़ा फर्क पड़ता है, बोलने में भी फर्क पड़ता है। हम भी बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर रहे हैं। कल से 10,000 बोलने की आदत ही छूट गई जब से 11,000 के पार निकले। तो वो होता है ना कि 11,000 मतलब थोड़ा ऊपर का लेवल, और 100 पॉइंट नीचे 10,000 वाली रेंज आने लगती है। तो मनोवैज्ञानिक स्तर है, तो 11,000 के ऊपर सेंटीमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। लेकिन जो 2 लेवल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है दीप, मुझे लगता है वहीं पर फोकस करना चाहिए। चाहे वो आज ना हो, सोम मंगल कभी भी हो, लेकिन 11,150 ये लेवल है, इसके ऊपर निफ्टी बंद होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो गिरावट का सिलसिला था थम गया और अब वापस से मजबूती का सिलसिला बनेगा, पहली बात। दूसरा, 21,200 ये बैंक निफ्टी पर कम से कम ये लेवल तो पार हो। इतना सा लेवल पार हो तो उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ, अब बाजार में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है। अदरवाइज रेंज बाउंड बाजार है, बहुत तेजी से गिरने के बाद थोड़ा रिकवर हो रहा है। तो लेट्स सी लेवल्स किस तरह के कैसे बन के आते हैं, उसके बेसिस पर हम आगे तय करेंगे कि क्या कुछ करना है। लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आज की रिकवरी काफ़ी बेहतरीन है, रिलीफ देने वाली है। और अच्छी बात यह कि सितंबर की सीरीज 4 ही हफ्तों की थी, खत्म हुई। अब आगे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, और रिलीफ ये डेटा से भी मिल रहा है और कुछ हद तक ग्लोबल मार्केट से भी। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो रिलीफ मिल रहा है, बाउंस बैक है, एंजॉय करिए, बट थोड़ा और अगर ये मार्केट्स ऊपर जाती है तभी भरोसा बाजार का बढ़ेगा इस समय। चलिए, उसका इंतजार है। आखिरी 1.5 घंटे हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, जानेंगे कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए। पर उससे पहले भसीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो भसीन साहब का स्वागत करते हैं बिगुल के साथ।
भसीन साहब, गुड आफ्टरनून सर। मार्केट का रिबाउंड अच्छा है और सुबह आपने बोला भी था सस्टेन भी कर रहे हैं। बताइए सर, पहले अगर आपकी पुरानी कॉल्स के कोई अपडेट हैं तो वो कौन से हैं और फिर नई कॉल्स क्या हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो डोंट गेट परटर्ब्ड, अभी 2 दिन और उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे से मार्केट एक ही तरफ चलेगा और वापस यू विल सी वेरी वेरी गुड लेवल्स। सो आई एम वेरी वेरी बुलिश नाउ बिकॉज दिस करेक्शन वाज इन एविडेंट, और वो 10,600-800 का रेंज था जो आना था। वी डन इट वेरी फास्ट, तो आई थिंक द रिकवरी फर्स्ट टू 11,200 एंड देन 11,450-500 विल बी इक्वली फास्ट। कल का अपडेट ये है दीपांशु, कल आपको मैंने 845 पे एलएनटी दिलाया था, वो आज 886 हो गया, बुक करिए प्रॉफिट। कल मैंने क्लोजिंग में आपको 165 पे दिलाया था जिंदल स्टील, वो आज 181 हिट हो गया, मैंने 10% अप। सो बुक प्रॉफिट्स देयर। अब आप कहें तो 2 कॉल हैं, दोनों बाई की हैं। बिल्कुल सर, बताइए। तो पहला बाय है सर, ऑटोज आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल एंड बैटरी मेकर्स आर रनिंग टू द बैंक। तो एक्साइड इज माय टॉप पिक, 5750, 58, 153 का स्टॉप लॉस, 185 का टारगेट। एक्साइड विल बी it's in a duopoly and their margins are going to sharply they will be upside because of fall in nickel prices. दूसरा बाय अगेन कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल से हैवेल्स है, 657 to 659, 643 का स्टॉप लॉस, 700 का टारगेट। हैवेल्स हैज मेड न्यू टॉप्स और हैवेल्स ने प्राइस इंक्रीज किया है, और आप मानेंगे नहीं, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल में बहुत स्ट्रेंथ है। आप स्टोर में जाके देखिए, एसी फैन में और बहुत ज्यादा डिमांड है। दीज आर बोथ माय बायज। ओके, तो खरीदारी करिए हैवेल्स पर और एक्साइड पर। यह है भसीन साहब के लिए, भसीन साहब की राय आपके लिए। बस 45 मिनट में भसीन साहब के साथ फिर से जुड़ेंगे 2:50 पर, और उनकी BTSTT कॉल्स भी जान लेंगे। भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 कॉल्स हैं, एक्साइड 185 का टारगेट, 153 का स्टॉप लॉस, और हैवेल्स 700 का टारगेट, 643 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए खरीदारी की राय इस समय। मार्केट का एक्शन आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं, उनसे एक एक करके कॉल्स भी आएंगी। सबसे पहले कॉल तैयार है वागले साहब के, तो बिगुल बजाते हैं वागले के वंडर का। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताइए सर क्या है कॉल? दीपांशु गुड आफ्टरनून, अनिल जी गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, ये बाउंस बैक तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये जो सस्टेन हो रहा है और बड़ी वाली ऊपर में गिरावट नहीं आ रही है, ये पॉजिटिव है। बॉटम बना या नहीं बना, क्योंकि 11,000 अभी भी रेजिस्टेंस क्लियर करना बाकी है, 11,000 11,050, लेकिन अभी तक जो संकेत आ रहे हैं मेरे लिए पॉजिटिव है। मेरे पास एक बाय कॉल है, वेदांता बाय करके चले। वेदांता में एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, 137.50 का करंट भाव है, यहाँ से लेकर 137 तक की रेंज होगी। 134.40 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट होगा 144 का। 144 का टारगेट है वेदांता पर, यहाँ पर नजर रखिए। अगले हफ्ते इसकी बोर्ड बैठक भी होने वाली है और शायद फाइनली इसके एक तो जो नतीजों का इंतजार है वो सामने आएंगे, और साथ ही डी लिस्टिंग पर जो अपडेट है उस पर भी नजर रहेगी। तो पॉसिबल है कि अगले हफ्ते कंपनी की बोर्ड बैठक हो, वहां पर हमारा इंतजार रहेगा। पर कौन से और ट्रिगर्स है जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए आने वाले हफ्ते के लिए, बताने के लिए तैयार है हमारे साथ मानसी, और साथ ही कुशल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि कौन से खबरों वाले स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। तो मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आने वाले हफ्ते के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं? बिल्कुल, थोड़े ज्यादा ट्रिगर्स दीपांशु, थोड़ा टाइम लूंगी। 28 सितंबर सोमवार के दिन लोन मोरेटोरियम मामले की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने जा रही है। इस दिन लॉरस लैब स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है। दीपक फर्टिलाइजर का राइट इश्यू भी खुलेगा, वहीं सुवेन फार्मा की बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट है। सर्च कमेटी ने एक्सटर्नल एमपीसी मेंबर्स की नियुक्ति जो की है वो भी लागू होती दिखेगी 28 सितंबर से। 29 सितंबर यूटीआई, एएमसी, मजगांव डॉक और लिखिता इंफ्रा के आईपीओज खुलेंगे। तो 3 आईपीओज हैं जो कि ट्यूसडे के दिन खुलने जा रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक भी शुरू होगी। ईआईएच का राइट्स इश्यू खुलेगा, वहीं कमर्शियल कोल माइनिंग तकनीकी बोली लगाने की आखिरी तारीख ही होगी। ग्लोबल मार्केट से जुड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच पहली बहस इस दिन होने जा रही है। 30
सितंबर के दिन बीपीसीएल में हिस्सा खरीद के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख होगी। नतीजों पर वेदांता की बोर्ड बैठक होने की संभावना है। वहीं पंजाब एल्कलीज का ओपन ऑफर भी खुलने जा रहा है। आरती ड्रग्स बोनस शेयर की एक्स डेट तय की गई है। 1 अक्टूबर के दिन आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी। यूटीआई, एएमसी, मजगांव डॉक और लिखिता इंफ्रा के आईपीओ इस दिन बंद हो जाएंगे। 1 तारीख है सितंबर, ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आते दिखेंगे और इस दिन हांगकांग, चीन और कोरिया के बाजार बंद रहने वाले हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार का दिन ये है तो मच अवेटेड लॉन्ग वीकेंड होगा। इसके बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार भारतीय बाजार के लिए हांगकांग, चीन, कोरिया के बाजार भी इस दिन बंद रहेंगे। ओके तो कई सारे अहम इवेंट्स हैं जहां पर हमारी नज़र है और ऑफ कोर्स आईपीओ मार्केट्स में भी भरपूर एक्शन है जहां पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। 3 आईपीओज अगले हफ्ते खुल रही हैं और इसमें से ऑफ कोर्स यूटीआई, एएमसी पर भी हमारी कड़ी नज़र रहेगी। चलिए इससे पहले कि खबरों वाले स्टॉक्स जाने, विश्वेश जी के लिए एक बिगुल बजाते हैं, विश्वेश के विशेष। विश्वेश जी बताइए क्या कॉल लेकर आए आप? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ओवरऑल एक पुल बैक कर रहा है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो डेफिनेटली खरीदारी का मौका दे रहे हैं। तो आईटी चल रहा है, कोफोर्ट चल रहा है, मेरे हिसाब से एचसीएल चल रहा है। तो आईटी में से ही मैंने एक स्टॉक पिकअप किया है, इन्फो एज करीबन 3450 के आसपास चल रहा है, 3460 के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फो एज का एटलीस्ट 2 महीने का कंसोलिडेशन है विद इन द रेंज ऑफ 3560 टू 3250, और जिस हिसाब से ये कंसोलिडेशन हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि सूनर और लेटर द स्टॉक हैज टू ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट बहुत बड़ा हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आज ऊपर गया था इंट्राडे में और नीचे आया है 3440 3430 तक आया है। तो मुझे लग रहा है ये जो पुल बैक आया है ये लार्जर मूव का रिट्रेसमेंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर हियर ऑन द लॉन्ग साइड। तो इन्फो एज बाय करना है करंट लेवल पे, 3370 का स्टॉप लॉस रखना है, 3400 3460 और 3500 ये 3 टारगेट रहेंगे। और मार्केट जिस तरह से है, अगर पहला टारगेट आता है आप पार्शियल बुक करके वापस नीचे एंट्री करिए, तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू बुक इट क्रिटिकल लेवल। बट मेरा व्यू ये सीरीज में इन्फो एज पे काफी बुलिश है जब तक लोअर लेवल पे 3300 ब्रेक नहीं होता है। ओके तो ये है आपके लिए इन्फो एज में खरीदारी करने की राय। 3370 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर का टारगेट 3400 स्टॉप टारगेट बता रहे हो सर। 3400 तो हो गया बहुत। विश्वेश जी टारगेट ठीक करो। सर अरे सर गलती हो गया सर, 3500 3540 और 3600। हाँ 3540 और 3600 ये ठीक है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है मुझे। जी 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 बिल्कुल। चलिए तो विश्वेश जी की तरफ से राय है इन्फो एज उर्फ नौकरी.com खरीदारी करने की 3540 और 35। हाँ नहीं ब्रेकआउट पे तो कोई संदेह थोड़ी है सर, आपके ब्रेकआउट पे कहाँ संदेह है। तो बिल्कुल बढ़िया होगा, मजबूत होगा। और कल परसों ही हम कुणाल जी, राकेश जी भी रिकमेंड कर रहे थे, बाजार की ये कमजोरी आने के पहले उन्होंने भी रिकमेंड किया, स्टॉक बड़ा मजबूती के साथ चल रहा है। कभी न कभी कुछ न कुछ अच्छी खबरें आती रहती है शेयर में और उसके बाद दौड़ लगाता रहता है। ऐसी एक और अच्छी और बढ़िया खबर आपके लिए आ रही जो लेकर आ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता ब्रजेश मिश्रा। आइए चलते हैं ब्रजेश के पास और पूछते हैं उनसे कि क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर ब्रजेश के पास। ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, खबर जो है वो केशवराम इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है जो इस वक्त थोड़ी मुश्किल में चल रही है। उसके लिए फ़ायदे की बात यह है कि गोल्डमैन सैक्स ने एक तरह का कमिटमेंट दिया है कि उनको फंड रेजिंग में मदद करेंगे। कंपनी के ऊपर करीब 2200 करोड़ रुपए का कर्ज है और उससे कंपनी की लिक्विडिटी की समस्या है कंपनी को, और इस वजह से मुश्किलें झेल रही है कंपनी। लेकिन गोल्डमैन सैक्स की ओर से कमिटमेंट आया है कि वो जो है वो फंडिंग करेंगे, और हेरोलॉन कैपिटल ने पहले ही भरोसा दिया था फंडिंग करने का। तो गोल्डमैन सैक्स एक नया एडिशन है उस फंडिंग की लिस्ट में, और इससे जो पैसे मिलेंगे वो वन टाइम सेटलमेंट करेगी कंपनी, बैंकों के पैसे लौटाएगी, और उसके बाद जो है कंपनी की जो स्थिति है वो सुधारने की काफ़ी उम्मीद बन जाएगी। करीब 2000 करोड़ का अमाउंट होगा जो कि कंपनी ने बैंक बोर्ड से पहले अप्रूवल ले रखा है, वो जो है पैसे जुटाएंगे। ये 2000 करोड़ में जो सिग्निफिकेंट पैसा आएगा वो गोल्डमैन सैक्स और फेरेलन कैपिटल देंगे, और इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी की जो कठिनाई है वो कम होगी और
इसमें जो है पैसा जाएगा वो मेनली आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को फायदा मिलेगा, उनके कर्ज जो है ये लौटाएंगे। ओके तो ये है केशोराम के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, जहां पर प्राइवेट इक्विटी फंड गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की तैयारी है और 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और इस इन्वेस्टमेंट से जो कुछ भी उन्हें लोन रिपेमेंट करना है बैंक्स का, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक का, उससे करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टर्स और कंपनी दोनों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला है ब्रजेश, ये बताएं, और ये कब तक होने की उम्मीद? टाइमलाइन अभी इमीडिएटली कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काफ़ी एडवांस स्टेज पे बताया जा रहा है ये। और दूसरी बात ये कि किस रेट पर होगा और क्या अमाउंट पूरा कमिटमेंट होगा, ये भी अभी वर्कआउट किया जा रहा है। जहाँ तक कंपनी के रिस्पॉन्स है तो ना तो कंपनी ने जवाब दिया, गोल्डमैन सैक्स से जब हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ओके तो ये है आपके लिए केशोराम इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ी खबर, जहां पर फंड रेजिंग में प्राइवेट इक्विटी फंड्स साथ आने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं और इसी पर एक बार फोकस किया जाए। सुमित जी, केशोराम बताइए जरा, चार्ट देखकर कितनी ऊंचाइयां और छू सकता है? अनिल जी, केशोराम 9% अभी ऊपर है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और स्टॉक पिछले 5 से 6 दिनों के हाई आज ही ब्रेक कर रहा है। एक पॉजिटिव संकेत है स्टॉक के लिए। सबसे बढ़िया बात, स्टॉक ने 200 डीएमए का सपोर्ट होल्ड किया है। तो केशोराम में यहां से ऊपर में 45 रुपए 46 रुपए के इमीडिएट टारगेट होंगे। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है बिल्कुल होल्ड करें और नीचे में 38 के आसपास का सपोर्ट है। 45 से 46 रुपए तक के टारगेट्स के लिए पोजीशंस होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। ओके केशोराम के लिए बड़ी खबर, नजर रखिए जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। स्टॉक में 10% लगभग की तेजी आपको आती हुई दिख रही है। पर निफ्टी यहां पर एक बार फिर से अच्छा अपमूव आया है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। 225 अंकों की तेजी और वापस 11,000 के ऊपर आपको निफ्टी दिखेगा। सेंसेक्स 800 अंकों के उछाल दिखा रहा है और बैंक निफ्टी भी 450 अंक ऊपर है इस समय। आइए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स मार्केट में एक्शन आए हैं बाजार खुलने के बाद जान लेते हैं। कुशल के पास लिस्ट तैयार है, बताएं कुशल। बिल्कुल दीपांशु, तो जैसा कि अभी ब्रजेश जी ने एक्सक्लूसिव जो है खबर बताई स्टॉक को लेकर, और हमारे पास और भी ज़्यादा लाइनअप जो है आपको देखने को मिली आज दिन के दौरान, उसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा, जिसमें आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स और साथ ही वीएसटी इंडस्ट्रीज़ ये फोकस में आज पूरे दिन रही हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमने एक्सक्लूसिवली आपको जानकारी बताई थी कि यहाँ पर सिगरेट और बीड़ी पर कोई भी एक्स्ट्रा सेस नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो जीएसटी काउंसिल है उन्होंने इस पर कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी जो है इंडिकेशंस जारी नहीं किए हैं। और साथ ही कंडीशनल एक एफडीआई की मंजूरी भी मिलती हुई नजर आ सकती है सरकार की तरफ से। ये एक बहुत बड़ा अप्रूवल अगर आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो काफ़ी अच्छा जो है इस स्पेस में काम करने वाली कंपनियों को हो सकता है। और बिंदो फार्मा और नेक्टर लाइफ साइंस, यहाँ पर भी एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आपको दी थी कि यहाँ पर स्किन इन्फेक्शन की दवा में होने वाले दवा बनाने के इस्तेमाल में होने वाले जो केमिकल है चाइना से जो आता है उस पर जो है अब जांच शुरू हो गई है। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक जो है जो भी इंपोर्ट किए गए हैं इस केमिकल का, वहां पर ये जांच है और इन कंपनियों के लिए काफ़ी ये फायदे वाली बात हो सकती है। साथ ही कॉस्को इंडिया और ओके प्ले, यहाँ पर भी हमने काफ़ी पॉजिटिव खबर आपको बताई थी कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स गुड्स और साथ ही जो जिम इक्विपमेंट्स है उस पर 15% की एक अतिरिक्त इंपोर्ट ड्यूटी लगती हुई नजर आ सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो इन कंपनियों के जो बिजनेस ऑपरेशंस है उसमें काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर है टाटा मोटर्स और जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि फेम स्कीम के तहत 670 नई इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर मिला है और इनफैक्ट 670 नई इलेक्ट्रिक बसेस को मंजूरी मिली है। 241 चार्जिंग स्टेशन हैं जिसमें, और यहाँ पर 10 फेम 2 स्कीम के तहत 10,000 करोड़ का बजट भी अप्रूव किया जा सकता है। साथ ही इक्विटास होल्डिंग्स, यहाँ पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आईपीओ आने वाला है, यहाँ पर कंपनी ने अपने डीआरएसपी में बदलाव किए हैं और इनका जो फ्रेश इशू है वो लगभग आधा कर दिया इन्होंने, 550 करोड़ से घटाकर 280 करोड़ कर दिया। साथ ही ओएफएस के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 8 करोड़ शेयर्स वो जो पहले जारी करने वाले थे वो अब 7.2 करोड़ सी ओएफएस लेकर आएंगे। साथ ही ग्रैन्यूल्स इंडिया और डॉक्टर रेड्डीज के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। इनफैक्ट ग्रैन्यूल्स की अगर बात करें तो पीई की खबर जो सुबह हमने आपको बताई उसके लिए एक और पॉजिटिव खबर है। यहाँ पर नींद से जुड़ी हुई जो बीमारी की दवा है वो यूएसएफडीए से इनको मंजूरी मिल गई है। डॉक्टर रेड्डीज के लिए भी इनको अमेरिका में एक
नई दवा जो इन्होंने जेनरिक दवा लॉन्च की है प्रिसीडेक्स, उसको भी अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया यूएसएफडी की तरफ से। और साथ ही सेल, यहाँ पर अगर आप देखें तो कैबिनेट पैनल से बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में 3 ब्लॉक डील्स हैं मेरे पास, जहां पर भारत फोर्ज करीब 13 लाख शेयरों के यहाँ पे सौदे हुए हैं 440 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। BHEL में 27 लाख शेयरों के 3 सौदे हुए हैं 28.9 से 29.35 पर। और अंत में GMR इंफ्रा, यहां पर 40 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं 21.95 से 23 रुपीस के भाव पर। ओके, तो ये हैं कई सारे खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर एक्शन हो रहा है, कुछ फंड एक्शन भी है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। तो ऑप्शंस के जरिए एसबीआई में 180 वाला कॉल 10 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने की सलाह रहेगी। एसबीआई में पिछले 7 से 9 दिन के गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब एसबीआई में तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। कल का हाई स्टॉक में ब्रेक हो रहा है। एसबीआई यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए, जिसमें 190 रुपए से लेकर 195 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए एसबीआई का 180 का कॉल 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी करें। छोटा सा स्टॉप लॉस 180 के कॉल में लगाए, नीचे में 8 रुपए का। और जो मैं स्पॉट लेवल्स के हिसाब से टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो अचीव होने पे इस कॉल की वैल्यू ऊपर में 14 रुपए से लेके 18 रुपए तक नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल सकती है। 2 से 4 दिन का होराइजन रखे, एसबीआई के 180 के कॉल में खरीदारी करें। 14 से 18 रुपए का टारगेट होगा, 8 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ओके, 14 से 18 के टारगेट के लिए एसबीआई का 180 का कॉल खरीदिए, ये है आपके लिए सलाह इस समय। आशु जी भी हमारे साथ हैं शो पर। आशु जी, गुड आफ्टरनून सर। अच्छा बाउंस बैक आया है, सुबह के लेवल सस्टेन कर रहे हैं, 11,000 के ऊपर है फिलहाल निफ्टी। ये सिर्फ बड़ी गिरावट के बाद का बाउंस है या फिर लग रहा है कि थोड़े बाजार अब इन लेवल्स पर स्टेबलाइज होते हुए दिख सकते हैं? दीपांशु, लगता तो है स्टेबलाइज होने चाहिए, क्योंकि दीपांशु बड़ी गिरावट तो एक चीज़ होती है, जितने ही बड़े लॉसेज हुए हैं वो दूसरी चीज़ होती है। दीपांशु, शायद आपके लिए और मेरे लिए कहना आसान होगा कि मार्केट बाउंस बैक कर रहा है, कल की बड़ी गिरावट थी, हम कॉल्स भी देते हैं, प्लस माइनस करते हैं, लेकिन आप उस गिरावट में जेन्युइनली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तरह के लॉसेज हुए हैं लोगों को। मैं तो देखता हूँ, मतलब पेन पे आउट्स भी देखता हूँ, लोगों की पोजीशंस भी देखता हूँ और रियलाइज़ करता हूँ कि एक ट्रेडर कैसे 10-10 रुपये जोड़ जोड़ के इकट्ठे करता है, 50 रुपये बनाता है और उसके एक ही बार में 50 नहीं, वो पूरे 3 महीने के 70 चले जाते हैं। एंड टू कम बैक फ्रॉम दैट सिचुएशन, दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट रिसोर्सेज, वो उतने नहीं रहते हैं। और ऐसे में हम मार्केट में बाउंस बैक आता ही है, नॉर्मल है, आएगा भी, लेकिन कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एवरीबडी इज क्रूजिंग, आई मीन नर्सिंग देयर वुंड्स जो उनको हुए हैं। मतलब 2-2 महीने के अंदर जो जो लोगों ने कमाए हुए थे दीपांशु, किस तरह से वो गए हैं, किस तरह से कल कटान लग हुई है, किस तरह से कल सेल हुई है। तो दीपांशु, ये सबसे बड़ी बात है मार्केट में। आज हम फिर कॉल्स देंगे, सब कॉल्स दे रहे हैं, हम फिर उनको 1-2% बनवाएंगे, लेकिन कितने लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं? तो वो सबसे बड़ी बात है कि अगर राइट टाइम पे, सुबह सिद्धार्थ बोल रहा था कि अगर ट्रेन पीछे आती है, स्टेशन पे जाती है तो पीछे भी आती है, लेकिन जिस स्टेशन पे वो काफ़ी देर खड़ी रही और जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसको अगर कोई नहीं पहचान पाया, उसका डैमेज कितना बड़ा हुआ। तो दीपांशु, मुझे ना ज़्यादा मार्केट से ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है जो हुआ। अगर मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ कि 11,500 की एक्सपायरी होगी या 400 की होगी, या कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें एक आदमी अगर समझ से अपनी 11,000 पे पुट बेच देता है, जो लोग 10-10 रुपये में बेचते हैं, 200 रुपये में पुट्स कवर हुई हैं, 11,100, 11,000, 10,900, जो 5 रुपये, क्योंकि मैं सबको बोलता रहता हूँ। तो दीपांशु, आई एम टेकिंग टाइम, प्रॉब्ली 2 मिनट्स, बट व्हाट हैज़ हैपेंड, अनिल जी मैं टाइम ले रहा हूँ शायद, जो कल हुआ है ये अनिल जी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग के लिए, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि वन शुड नॉट लूज टू लर्न एंड वन शुड लर्न एकेडमिकली एंड नॉट बाय लूजिंग मनी। अनिल जी, इतना बड़ा डैमेज हुआ है कल के, मतलब उसको भर पाना ही मुश्किल है। आज हमारी जितनी मर्जी अच्छी कॉल्स हो जाए, वापस हो जाए और 200 पॉइंट से और बढ़ जाए, क्या अपनी पार्टिसिपेशन रिकवरी हो पाएगी? आशु जी, एक मिनट आशु जी, नहीं आशु जी, आप जो बात कर रहे हैं उसमें नया कुछ भी नहीं है, ये सबको पता है, ये सबको पता है कि ऐसा होता है, हर बार होता है, हर बार आगे भी होगा। सवाल ये कि पहले कौन निकालता है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप पहले बोल दो 11,800 पे पूरा का पूरा जीरो कर दो पोर्टफोलियो, बहुत अच्छी बात है, लोग करेंगे। देखिए सुमित जी ने, आपने भी
कुछ हद तक बाकी हमारे एक्सपर्ट्स ने भी समय समय पे सारे शॉर्ट कॉल दिए। हमने तो सितंबर की सीरीज की शुरुआत से पहले दिन से बोल रहे हैं ये सतर्कता और सावधानी वाली सीरीज है, तो हम हमारा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये ठीक है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन ये हर बार रहने वाला है। आप बताइए आपकी एडवाइस क्या है, अभी लेना है या बेचना है, ये बताइए। नहीं अनिल जी, अभी तो बेचने वाला भाव चले गए, अभी तो अनिल जी बेचना बिल्कुल नहीं है। आज हमने कॉल्स दी हैं वेदांता लेने की जो ऑलरेडी कवर हो चुकी है, डाबर लेने की जो ऑलरेडी कवर हो चुकी है, और जो अब जो वापस रिकवरी आएगी अनिल जी वो लेड बाय फार्मा आएगी, आईटी भी नहीं आएगी, फार्मा से आएगी और कुछ हद तक एफएमसीजी से आएगी। तो मेरा मानना है कि अभी भी अगर वापस लेना है, किसी को पार्टिसिपेट करना है तो फार्मा से करें। फार्मा ही एक ड्रिप के बाद वापस आएगा और उसमें अभी भी पोटेंशियल है। एंड फॉर दैट मैटर आई एम वेरी ऑफ आईटी, क्योंकि आईटी से मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जिस तरह की वैल्यूएशंस हो गई हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनिल जी कि आप पार्टिसिपेट कैसे करना है। और अभी भी मेरा मानना है कि अनिल जी वॉलिटिलिटी बहुत बढ़ के रहेगी, ऑप्शन के थ्रू ही रहना है और वही एक तरीका है। चाहे ऑप्शन आपको महंगे लगे, लेकिन 1.25 महीने का महीना है अनिल जी, बहुत बड़ा महीना है अनिल जी, एक 1.25 महीने का महीना है। मतलब ये महीना मेरे ख्याल बिगेस्ट मंथ है इस एक्सपायरी का, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनिल जी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने हैं, तो बहुत बड़े उतार चढ़ाव होंगे। ट्रेड ऑप्शन के लिए करना है। अभी हमने वेदांता की कॉल दिया अनिल जी, 135 की एक कॉल लेके 145 की एक बेचनी है, ये एक ट्रेड हमने दिया है। वो वेदांता ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि छोटा ट्रेड है। अभी भी अनिल जी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं लग रही है। भारतीय आज बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बड़ी अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और अगर उस पर कटान हुई है तो शायद वो स्टेबल होना चाहिए और धीरे धीरे। लेकिन मेरा भारतीय का ट्रेड भी रहेगा, अगर किसी को लेना है तो इन द मनी ऑप्शन लेके 420 की ऑप्शन लें और 470 की 2 बेचें, जो आपको 520 तक सेफ रखती है, ऐसा ट्रेड करना चाहिए। सिमिलर ट्रेड अनिल जी बीपीसीएल में भी है, 470 का एक कॉल लीजिए और 370 का एक कॉल लीजिए और 410 का एक कॉल बेचिए 1:1। तो अनिल जी इस तरह के ट्रेड्स हैं, लेकिन बहुत छोटे हैं, बहुत क्रेडिबल नहीं है। बट अभी तो अनिल जी बाउंस बैक डेफिनेटली लगता है, क्योंकि जब इतना मार्केट में कट जाता है और लेने की हिम्मत नहीं होती है तो उसमें हमेशा बाउंस बैक आता है, और उस बाउंस बैक के साथ अभी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। और आपने काफ़ी समय पहले से आगाह भी किया लोगों को, आप बेचकर निकलें, हल्के हो जाएं। 11,500 से मैं देख रहा हूँ आप पुट स्प्रेड बनाकर कह भी रहे हैं, और 11,000 के नीचे से आप कह भी रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी खरीदारी करें। तो अब जो खरीदारी की लिस्ट में है, एक बीपीसीएल है, एक वेदांता है और एक भारतीय एयरटेल है। निचले स्तरों पर यहाँ पर आप हेजिंग के लिहाज से खरीदारी करें, ये कहना है। डाबर के भी चल सकते हैं। अच्छा, डाबर भी ओके, डाबर भी यहाँ पर बिल्कुल डाबर में भी खरीदारी करने का मौका आपके लिए बन सकता है। लेकिन बस मेरे डेटा ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन जी फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, जी आशु जी बोलिए सर। जी बोलिए। आप बिना इंपॉर्टेंट सारी इंपॉर्टेंट वाली बोलते हो सर। एक भी रेकमेंडेशन नहीं अनिल जी, ट्रेड सारे ऑप्शन के थ्रू है, कोई भी फ्यूचर लेने की राय नहीं है, सबके सब ऑप्शन के थ्रू ट्रेड है अनिल जी। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड करें, ये आशु सर की राय एकदम साफ है। बिल्कुल, तो वहीं पर आपको करनी है जो भी खरीदारी करनी हो, सीधे सीधे फ्यूचर ना खरीदें। देखिए आशु जी का मानना बहुत क्लियर है, जब बेचना हो तो फ्यूचर बेचें, वहाँ पर आप कहीं ऑप्शन के चक्कर में ना पड़े। लेकिन जब खरीदना हो तो वो साफ कहते हैं कि भाई ऑप्शन खरीदो। समझ तो गए होंगे आप। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, और अब बाजार देखिए। अच्छा दीप, आगे मैं आपको है ना थोड़ा सा आगे के लिए आपको मैं बोलता हूँ, आप आगे बढ़ाइए। मेरे को खाली बैंक निफ्टी की डेटा पे फाइनल टच देना, तो मुझे 2 मिनट चाहिए ताकि मैं शार्प 2:30 पे मैं ये शुरू कर पाऊँ। तो दीप आगे बढ़ाइए आप इसको। बिल्कुल अनिल जी, और कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस करना है, और क्योंकि सीरीज़ की शुरुआत है तो अच्छी बात है कि बहुत सारे कोई भी स्टॉक वायदा कारोबार के बैन में नहीं है, तो ऑप्शंस हमारे पास सवाल पूछने के लिए ज़्यादा हैं। किरण जी के पास जाना चाहूँगा, किरण जी के पास जाता हूँ। उससे पहले सुमित जी के पास उनका अगला कॉल तैयार है, तो पहले सुमित जी के लिए बिगुल बजाते हैं सुमित के सुपरहिट का। बताएंगे सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, खरीदारी करनी है। स्टॉक का भाव चल रहा है 106 रुपए, 107 रुपए। स्टॉक का नाम है NCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका सिंबल है NCLIND। इसके अंदर बाय करके चलने का सलाह रहेगा।
सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक पिछले 5 से 7 दिन की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब ये बाउंस दिखा रहा है और पहले दिन में ही लास्ट 2 दिन के स्टॉक ने हाई तोड़ दिए है, तो यहाँ पे इसमें खरीदारी करें। 100 रुपए से लेके 101 के आसपास इसका सपोर्ट है, तो 101 के आसपास इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। और ऊपर में ऐसा लगता है कि ये स्टॉक नेक्स्ट वीक में 115 रुपए से लेके 118 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो एनसीएल इंडस्ट्रीज में खरीदारी करें। 101 का स्टॉप लॉस, 115 118 तक के टारगेट नेक्स्ट वीक तक देखने को मिलने चाहिए। ओके, 101 का स्टॉप लॉस, 115 118 के टारगेट के लिए एनसीएल इंडस्ट्रीज। एक और सीमेंट कंपनी, अभी अभी केशुराम पर आपने एक एक्सक्लूसिव खबर देखी और वो स्टॉक 8% अभी भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। वैसे ही एक और आपको इंटरेस्टिंग स्टॉक जो सीमेंट स्पेस है, एनसीएल इंडस्ट्री, यहाँ खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती दिख रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला बिल्कुल विशेष का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, खरीदारी की राय है मारुति के ऊपर। स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी फ्यूचर के में 6485 के आसपास। देखिए, मारुति ऑलमोस्ट 7000 रुपए के लेवल, 7300 से ऑलमोस्ट 6200 तक आया। और ये जो फॉल है, ये एक टेक्निकल स्टडी होती है इलेक्ट्रिक, उसके हिसाब से 5 वेव डिक्लाइन है और 5 वेव डिक्लाइन का एक शार्प रिट्रेसमेंट होता है एबीसी अप। तो जिसमें से आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक हैज बिगन। तो मुझे लगता है कि मारुति डेफिनेटली यहाँ पे खरीदना चाहिए। जो मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ करंट लेवल पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मारुति के अंदर में यहाँ पे अगर आप करंट लेवल पे बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 6400 के आसपास है। मतलब 100 रुपए का स्टॉप लॉस है ना, मारुति इज कंसिडर्ड टू बी अ स्मॉलर स्टॉप लॉस। अपसाइड में जो टारगेट है अनिल जी, वो 6570 और 6660, मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपए करंट लेवल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मारुति के अंदर में। बहुत ही शार्प डिक्लाइन के बाद में चल रहा है। तो अगर इफ आई एम अ फंड मैनेजर एंड आई वांट टू कमिट something to a something already beaten down automanium, तो मुझे लग रहा है मारुति इन अ शॉर्टर टर्म कैन हैव अ पॉजिटिव मोमेंटम। सो फ्यूचर में खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस रखना है 6400 के आसपास। दो टारगेट हैं, 6650 6800। ओके, ये है आपके लिए मारुति पर खरीदारी की राय इस समय। और हम देख रहे हैं कि लगातार ऑटो स्टॉक्स में आज सुबह से ही बढ़िया रुझान बन रहा है। भसीन साहब भी आज सुबह रेकमेंड करके गए थे मारुति पर खरीदारी के लिए। तो ट्रेड पोजिशनल बेसिस दोनों पर मारुति पर आप नज़र रखिए। आइए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और उसके बाद अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी भी देने वाले हैं, तो उसका भी इंतजार है। किरण जी, बजाज फिनसर्व बढ़िया उछाल है सर, 7% की तेज़ी, ट्रेड के लिए भरोसा बनता है इस पर? कोई पैटर्न नहीं है, एक पुल बैक रैली देखने को मिल रही है और शॉर्ट कवरिंग की वजह से ज्यादा अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना है कि ये मूव जो अप मूव है वो और बढ़ती नजर आ जानी चाहिए। 65 56 50 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और मैं मानता हूं कि 1 से 2 दिन अगर देते हैं तो 6100 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए, पर इन लेवल्स पे फ्रेश ट्रेड सजेस्टेड नहीं है। ओके, ये है आपके लिए राय बजाज फिनसर्व पर डेफिनेटली बाउंस बैक अच्छा आ रहा है। फिनसर्व, फाइनेंस दोनों ही स्टॉक्स पर नजर रखिए, आज अच्छी तेजी बन रही है। 2:30 बज गए हैं, बिल्कुल बजाते हैं अनिल जी के लिए, जान लेते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक हैं, थोड़ी डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी हुई है सर, अभी नेगेटिव हो गए थे, वहां से फिर वापस 50 अंक ऊपर हैं इस समय डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की सी खरीदारी आ रही है, तो सुबह के हिसाब से देखेंगे तो नीचे ही हैं, बट निचले स्तर से अभी थोड़ी रिकवरी हुई है। यूरोप की सुस्त शुरुआत के बाद हल्की सी रिकवरी आई है, यूके बाजार पॉजिटिव हो गए हैं, बट फ्रांस और जर्मनी अभी भी ½% नीचे दिखेंगे। और एशिया की मिली जुली क्लोजिंग हुई, जापान के बाजार मजबूत रहे ½% की तेजी के साथ, बट हांगकांग और शंघाई कमजोरी के साथ ही बंद हुए सर। तो थोड़े सुस्त ग्लोबल क्यूज जरूर है सर, पर हमारी जो तेजी बनी हुई है इस पर क्या करना चाहिए, क्या अभी भी ट्रेड बनता है? दीप, देखिए पहले निफ्टी की बात करते हैं। 11,000 के ऊपर निकलकर निफ्टी टिकता हुआ दिख रहा है और ये एक अच्छा संकेत है, और वो इसलिए कि 10,900 के कॉल पर 18 लाख शेयर हैं, 11,000 के कॉल पर 26 लाख शेयर और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर कॉल राइटर्स के लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,000 पर है वीकली सीरीज का, और उसके ऊपर अगर बंद होने की तैयारी हो और सीरीज का पहला दिन और पुरानी सीरीज की यादें अगर शॉर्ट सेलर्स के लिए ताज़ा हो,
तो फिर ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हल्की शुरुआत होती दिख रही है सीरीज़ की, एफआईज लॉन्ग कर रहे हैं और ऐसे में आपके लिए सीरीज़ के पहले दिन शॉर्ट रहना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो 11,000 के ऊपर बंद होना पहला अच्छा संकेत है कि हाँ बाजार संभल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार नेगेटिव से न्यूट्रल हो गए, 11,000 के ऊपर टिकना संभलने का पहला संकेत है और 11,150 के ऊपर बंद होंगे तो पहला कॉन्फिडेंस का संकेत आएगा। मेरे लिए लेवल बहुत क्लियर कट है। तो जब तक 11,000 के ऊपर टिका हुआ है, अगर इसके ऊपर आज बंद होता है तो फिर आपके लिए कल के लिए संकेत, आई मीन सोमवार के लिए संकेत थोड़े बेहतर हैं। क्यों हैं? क्योंकि 26 और 18 यानी कि लगभग आपके लिए 44-45 लाख शेयर जो शॉर्ट हैं निफ्टी पर 11,000 के ऊपर, यहाँ पर आपको सपोर्ट आता है, बेहद मजबूत सपोर्ट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है। तो 10,900 पर 23 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। तो 10,900 11,000 आपके आज आखिरी घंटे की रेंज है और उस रेंज को आखिरी घंटे में ऑलरेडी पार कर लिया। तो मेरे समझ से ये है कि 11,075 11,150 अब ये आगे के टारगेट निफ्टी के लिए बनते हैं। 11,075 11,150 इस टारगेट के लिए निफ्टी में आपकी तेजी की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। आपको 10,950 के स्टॉप लॉस के साथ अब अपनी निफ्टी की तेजी की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जिन लोगों के शॉर्ट हैं इंट्राडे में, जिनके शॉर्ट हैं उनके शॉर्ट कवर हो चुके हैं, कवर हो जाने चाहिए और जिनके पोजिशनल शॉर्ट है वो 11,150 का चाहें तो स्टॉप लॉस रखें। अगर आपकी श्रद्धा इतना ऊपर का स्टॉप लॉस रखने की है तो, और नहीं है तो फिर रेस्पेक्ट के तौर पर आप उसको रख लें। मसलन जिस तरह से मैंने सुबह आज आपको आरबीएल बैंक लेने की कॉल दी थी और 158 का स्टॉप लॉस दिया था, 157.70 का लो बनाया, इसका मतलब टेक्निकली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। अगर किसी ने नहीं लगाया, नहीं ट्रिगर किया तो उसका अपना जजमेंट है। भले उसके बाद स्टॉक मजबूत होकर काफ़ी ऊपर आ गया और अभी भी आप देखिए आरबीएल बैंक 164 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन हाँ टेक्निकली 157.70 यानी 158 के नीचे जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था वो आपका ट्रिगर हुआ होगा। अगर आपने डिसिप्लिन रखा, भले ही ऊपर आ गया हो लेकिन डिसिप्लिन हमेशा रखिए। तो अलग बात है कि मार्केट ऊपर आ गया, स्टॉक ऊपर आ गया, लेकिन ये माना जाए कि वो स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो गया और अगर नुकसान हुआ तो कहीं और देखा जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको 11,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तो क्लोजिंग बेसिस पर 11,000 को होल्ड करें, तेजी की पोजीशन को होल्ड करें, शॉर्ट पोजीशन को काट लें। ये पहली राय आपके लिए। दूसरी बात अब आई है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जब तक 21,000 के ऊपर न टिके तब तक फ्रेश खरीदारी का तो मौका बनता ही नहीं है दीप, क्योंकि वो इसलिए है कि 21,000 के कॉल पर यहाँ पर 8 लाख शेयर हैं। तो 21,000 21,200 कंजेशन जोन है बैंक निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी वैसे भी धीमे चलेगा। भले आपको अब बैंक निफ्टी 2.5% ऊपर दिख रहा हो, लेकिन मजबूती बैंक निफ्टी में बाद में आई है। तो थॉट लीडरशिप निफ्टी की है, निफ्टी से ही मार्केट चलेगा, बैंक निफ्टी से तेजी की तरफ नहीं चलेगा। हाँ कमजोरी की तरफ बैंक निफ्टी लीडरशिप ले सकता है नीचे की तरफ। तो बैंक निफ्टी भले ही 2.5% आपको ज़्यादा दिख रहा हो, लेकिन 21,000 21,200 कंजेशन जोन है। मैं बैंक निफ्टी यहाँ पर खरीदने की राय नहीं दूंगा, भले हम सोमवार को फिर से खरीद लेंगे। तो कंफर्ट ज़्यादा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अब 20,800 सिंपल, और मंदी की पोजीशन है 21,200। ये लेवल्स नोट करके रख लीजिए। जी दीप। ओके 20,800 21,200 ये हैं आपके लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको बैंक निफ्टी की पोजीशंस अगर आपकी हैं जिस भी डायरेक्शन की तो वो आप होल्ड कर सकते हैं। पर देखते हैं किस तरह का मूवमेंट आएगा। बट निफ्टी पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस समय, ये क्लियरली अनिल जी की कॉमेंट्री से सामने आ रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। एक और बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मदरसन सुमी में ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 110 वाला कॉल अभी ₹5.90 6 पे ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। मदरसन सुमी एक गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब ये बाय का संकेत दे रहा है, बाय का इंडिकेशन दिखा रहा है। मदरसन सुमी में यहां से एक बढ़िया स्पर्ट ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 114 रुपए से लेकर 115 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। इसके लिए मदरसन सुमी का 110 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 4.5 रुपए का 110 के कॉल के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और जो टारगेट्स में स्पॉट लेवल के हिसाब से मदरसन सुमी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो अचीव होने पे इस कॉल का वैल्यू ऊपर में 9 रुपए से लेकर 10 रुपए तक देखने को मिल सकता है। 2 से 3 दिन का होराइजन ले, मदरसन सुमी का 110 का कॉल खरीदारी करें, 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में 10 रुपए तक के लेवल नेक्स्ट वीक में देखने को मिलना चाहिए। ओके तो मदरसन सुमी में कॉल ऑप्शन के जरिए करें खरीदारी और करें तेजी। सही वक्त पर सुमित जी मंदी में और सही वक्त पर मंदी से बाहर निकलकर तेजी में भी आते हुए दिखे। और आज सुबह की कमेंट्री में सुमित जी मुझे याद है अच्छे से, आपने बोला भी, जब मैं आपसे पिक ऑफ द डे पूछा तो आपने कहा भी आज मैं तेजी के मूड में आके बैठा हूँ और तेजी के कॉल दूंगा।
और वही तेजी कॉल अनिल- आपके लिए बहुत बेहतरीन आते हुए भी दिखे। तो सुमित जी, दोनों तरफ बाजार को सही टाइम करने का वाकई में आप बधाई के पात्र हैं और आपका अनिल जी। शुक्रिया भी। आइए, सेठी साहब है तैयार, वक्त है सेठी साहब। सुमित जी सॉरी, कुछ कह रहे हैं आप? जी जी सुमित जी। जी अनिल जी, सबसे पहले तो अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल जी, अगर याद है, अगर कल शाम को जब क्लोजिंग शो में हम बात कर रहे थे तो आपने पूछा था कि अब यहाँ से क्या करना है, तो कल भी अगर आपको ध्यान हो तो हमने कहा था कि अब यहाँ पे मेरा मूड मंदी का नहीं है। 7 दिन की मंदी के बाद फ्राइडे और मंडे 2 दिन में देखना चाहूंगा और मेरे को यहाँ से बाउंस लगता है, और सुबह भी मेरा यही कन्विक्शन था। और अनिल जी, ये जो बाइंग आई है, ये बाइंग ये समझ लीजिए कि शॉर्ट्स अब इसमें ट्रैप होंगे, जो शॉर्ट्स रह गए वो, क्योंकि इतना बड़ा शार्प रिकवरी आना मतलब ये कुछ ना कुछ और संकेत है शायद अच्छी तेजी की तरफ का। तो इसका पता मंडे को चलेगा, लेकिन अब यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, और आपका साथ काफ़ी हद तक बंसल जी ने भी दिया था। बंसल जी भी कह रहे थे कि भाई यहाँ से नीचे जाने की जगह कम है, और आप भी थे और साथ ही श्रीकांत जी भी, जिनकी राय खरीदारी की तरफ ज़्यादा आती हुई दिखी। आइए अब बढ़ते हैं आगे और सेठी साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। स्वागत है सेठी साहब आपका। अब तो वक्त आ गया, आप एक के बजाय अनेक पिक्स देना शुरू करें। इतना बढ़िया मूड माहौल है, आपका चेहरा भी चमक रहा होगा। बताएं सर, क्या करना है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज 2 पिक तो कैश मार्केट के हैं, और अगर टाइम परमिटिंग है आप बोलोगे तो एक F&O का भी दे दूंगा। तो पहले 2 कैश मार्केट के स्टॉक को रिकमेंड करना चाहूंगा। जो क्या बात बिल्कुल अनिल जी, जो पहला कैश मार्केट का स्टॉक है, एक टाटा ग्रुप की जबरदस्त कंपनी है। कंपनी का नाम है टिन प्लेट। ये स्टॉक अभी अराउंड 125-126 के लेवल पे ट्रेड करता है। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म का 135, फिर सेकंड टारगेट 140 का रहेगा। टाटा स्टील इसमें अराउंड 75% हिस्सेदारी रखती है। ये कंपनी भारत की दिग्गज मेटल पैकेजिंग वाली कंपनी है, जो कि इसके जो टिन प्लेट के जो पैकेजिंग है, ये एडिबल ऑयल, फिर आपके पेंट्स और एडेसिव्स इनमें काम आते हैं। सॉलिड फंडामेंटल्स है, एक जीरो डेट कंपनी है, बहुत ही अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है और वैल्यूएशन भी काफी आकर्षक है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 135-140 तक के लेवल दिखाएगा। तो इस स्टॉक पे खरीदारी करने की सलाह। ओके, 135-140 के टारगेट के लिए टिन प्लेट में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक आप कह रहे हैं कि 2 स्टॉक कैश मार्केट के, दूसरा भी कैश वाला है? हाँ बिल्कुल, जो दूसरा स्टॉक कैश मार्केट का है वो भी एक बहुत ही जबरदस्त दिग्गज कंपनी है। कई एक्सपर्ट्स उसको रिकमेंड करते हैं। कंपनी का नाम है ICICI लोम्बार्ड, जो कि ICICI GI के नाम से ट्रेड होती है बाजार में। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। एक बहुत ही अच्छी फ्रेंचाइज है ये कंपनी। फायर, हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस के कारोबार में है। डोमिनेंट एक मार्केट शेयर है। फिर ICICI बैंक जैसे ग्रुप की एक मैनेजमेंट है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। 1270-71 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। हाल ही में थोड़ा करेक्शन हुआ है, तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे बिल्कुल इसको खरीदना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में वापस से 1320 के लेवल्स देखता हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 1250 रुपए का। 1250 का स्टॉप लॉस, 1320 का टारगेट, ये है आपके लिए ICICI लोम्बार्ड में खरीदारी करने के आए। लेकिन अति उत्साहित होकर सेठी साहब कह रहे हैं कि एक स्टॉक आपके लिए आने वाला है, वायदा कारोबार का भी ऐसे ही आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए सेठी साहब का, सेठी साहब आपको देंगे बस 1 मिनट। तब तक एक बिगुल बीच में घुसा देता हूं मैं चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है, टोरेंट फार्मा पे खरीदारी की राय है। टेक्निकल रुझान अच्छा है। आवरली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, फार्मा स्टॉक्स में क्रांति इस तरह की है कि आप जितनी बार कुचलने की कोशिश करेंगे फिर ये स्टॉक सिर उठाएंगे। तो यहाँ पर अनिल जी टोरेंट फार्मा में हमारी खरीदारी की राय है। एक ब्रेकआउट आता हुआ इंट्राडे चार्ट्स पर दिखाई दे रहा है
और डेली चार्ट पर अनिल जी एक मेजर सपोर्ट है 2650 के आसपास, वहीं से आज हमने इसको सपोर्ट लेते हुए देखा है। तो ये स्टॉक वापस से 2900 की ओर कूच कर रहा है, मौजूदा स्थलों पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रखना है 2670 पर, 2670 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 2800 रुपए का, 2800 रुपीज का फर्स्ट टारगेट और 2850 का दूसरा टारगेट होगा। टोरेंट फार्मा में खरीदारी की राय। एक मिनट कुणाल जी, आपके शब्दों के चयन पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने पहला वाक्य जो कहा, फार्मा शेयरों में अजीब सी क्रांति, क्या 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 सेंटेंस है? अजीब सी क्रांति है, हाँ? हाँ अनिल जी, क्रांति चल रही है। अनिल जी देखिए, फार्मा स्टॉक्स अनिल जी इतने वक्त से पिट रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वापस से इनमें जो क्रांतिकारी अनिल जी एक जोश होता है वो दिखाई पड़ रहा है। अनिल जी सरफरोशी की तमन्ना है, ऐसा लग रहा है। मजा आ गया कुणाल जी, मतलब अरे कुणाल जी, ईमानदारी से कहूँ, इतनी तेजी हुई फार्मा शेयरों में मार्च से लेकर अब तक, इससे बढ़िया शब्द का प्रयोग किसी ने किया नहीं। सुन के ही आनंद आ गया। फार्मा शेयरों में क्रांति, वाह, अरे गजब गजब गजब। क्या अरे ऐसी क्रांति कुछ और 2-4 जगह लाइए। फार्मा में एपीआई भी है और केमिकल में आई है, ऐसे और ऐसी क्रांति और आप जैसे क्रांतिकारी लोगों की बहुत जरूरत है। जी आशीष सर की विशेष टिप्पणी आ रही। जी आशीष सर बताइए। नहीं अनिल जी, मेरे को भी ये शब्द बिल्कुल आपने अच्छा कैच किया, अच्छा किया। मैंने अभी 5 मिनट पहले मैं ये बोल रहा था कि अब जो रिकवरी आएगी लेड बाय फार्मा ही आएगी वापस, और कुणाल जी ने इतना जबरदस्त वर्ड उसमें ऐड कर दिया है, क्रांति वाला, तो मतलब जोश भर दिया। इसी जोश से अनिल जी मैं एक और चीज बोलना चाहता था, जो सुमित ने अभी बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिल जी, जब भी बड़ी गिरावट आती है और उसके बाद जैसा बाउंस बैक आता है ना, उसमें लोग जो अपना लॉस कवर करने के लिए डेस्परेट ट्रेड करते हैं और कहते हैं रिवर्स ट्रेड करते हैं शॉर्ट वाला। अनिल जी मैं बिल्कुल स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो जाएंगे। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा मतलब कल गिरावट आई और उसके बाद फिर सब मंदी में आ गए और इतनी तरह से हो गए क्योंकि कट गए, तो वो 200 पॉइंट के बाउंस के बाद एक नेचुरल टेंडेंसी होती है उसको शॉर्ट करने की। अनिल जी लेना नहीं है अगर किसी को तो अलग है, लेकिन शॉर्ट बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो जाते हैं। जो ट्रैप नहीं करने दे रहे सर, आप चिंता मत करो, नहीं करने दे रहे, मार सकता है दोनों तरफ। अरे नहीं करने दे रहे आशीष सर, नहीं करने दे रहे, कल से किसी को नहीं करने दे रहे क्लोजिंग वाले शो से। जी 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 आशीष सर, अनिल जी बिल्कुल आप नहीं करने दे रहे। मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूँ, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है अनिल जी, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेडर मेंटालिटी कैसे बिहेव करती है, उसी के लिए अनिल जी मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना। ठीक बात है, नहीं बिल्कुल नहीं। और जो बिजनेस देख रहे हैं वो तो लॉन्ग ही कर रहे हैं, उल्टा है शॉर्ट करने का। और कल बहुत स्ट्रांगली सबको सजेस्ट किया गया था कि आप अपनी शॉर्ट्स को काट लें, लॉन्ग पोजीशन बनाएं और दोनों तरफ एंट्री और एग्जिट। सितंबर की सीरीज सतर्कता वाली है, अक्टूबर की सीरीज पैसा लगाने वाली है, या आज सुबह से हम लगातार आपको कह रहे हैं। सेठी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सेठी साहब के पहले सेठी साहब से मैं उनकी पिक तो ले सकता हूँ, लेकिन सुमित जी का चेहरा देख के मुझे डर लग रहा है। मैं ज़्यादा देर सुमित जी को रोका तो सुमित जी अपना सैटेलाइट डायरेक्टली मेरे बगैर ही छोड़ देंगे। तो पहले सुमित जी के लिए सुपरहिट का भी गोल। और सुमित जी वैसे भी है ना, आप तो राजस्थान में जो कहावत है कि जो गाय मतलब दूध देने वाली गाय है ना, उसकी कभी कभी लात भी खानी पड़े तो खा लेना चाहिए। अभी कहीं आपकी थोड़ी नाराजगी भी है तो सहन कर लेनी चाहिए। जल्दी से बताइए अपना सुपर हिट स्टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, धन्यवाद आने के लिए। अनिल जी देखिए, स्टॉक्स में मोमेंटम है और बाय की बात चल रही है, तो मैंने कहा एक बाय का स्टॉक देते हैं फटाक से। तो सुबह आपने मेरे से पूछा था इस स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ये स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है और बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखाएगा। ब्रेकआउट आ गया अनिल जी, इसको यहाँ पे खरीदारी करें सभी पे। 114 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में मेरे को लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। 128 रुपए से लेके 21 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया है और बहुत अभी इनिशियल लेवल पे जस्ट बाइंग स्टार्ट ही हुई है, तो चूकना नहीं है। ये स्टॉक यहाँ से भागेगा। 114 रुपए का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें 128 से 30 के टारगेट्स के लिए। क्या गजब का कॉन्फिडेंस आपकी आवाज में, जोश है ना, मजा आ गया। सुमित जी भागेगा अभी का अभी लेने वाली 128 130 के टारगेट के लिए M&M फाइनेंस। सेठी साहब तैयार है उनके लिए बिगुल, और उनके ठीक पीछे निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए नितिन जी भी तैयार। पहले सेठी जी के लिए एक बार फिर से बिगुल, इतना गैप हो गया, नया बिगुल तो बनता है।
बताएं सेठी साहब आपका एफएनओ स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, पहले स्टॉक बताने के पहले एक बात एफएनओ स्पेस के स्टॉक की करना चाहूंगा, जो मैंने और आपने दोनों ने ही रेकमेंड करा था। स्टॉक का नाम है वेदांता, जो कि 124-25 के लेवल पे बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा था कि इस स्टॉक को बिल्कुल लेके रखना चाहिए। इसमें हमने शॉर्ट टर्म टारगेट दिया था 135 का, वो अचीव होके आज 138-39 के लेवल पे आ गया है। तो एक शानदार कॉल रही है, हो सकता है, और मैं ये मानूंगा कि जी बिजनेस के जो सभी व्यूअर्स हैं उनके इसमें अच्छे पैसे बने होंगे। और जहां तक आज के लिए एफएनओ स्पेस से मेरी पिक का सवाल है, मुझे अभी एकदम बिल्कुल तुरंत प्रभाव से बाई की सलाह देनी है अपोलो टायर्स में। मुझे लगता है जिस तरह से ऑटो स्टॉक्स में तेजी शुरू हुई है, उसका एक इनडायरेक्ट प्ले जितने टायर स्टॉक्स है, जितने बैटरी वाले स्टॉक्स है, वो आएंगे। ये स्टॉक अभी 120 के आसपास ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। आने वाले सप्ताह में ही मुझे लगता है 130 तक के लेवल से स्टॉक में आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 116 रुपए। 116 का स्टॉप लॉस लगाकर अपोलो टायर में करें खरीदारी। ऑटो इंडस्ट्री जो आपको पसंद हो वो लीजिए। यहाँ पर खरीदारी का मूड बनता दिख रहा है। विश्वेश जी अभी मारुति चला रहे थे, सुमी जी ने मदरसन सुमी खरीदा और अपोलो टायर खरीद रहे हैं इस वक्त। सेठी साहब और बसिन साहब भी आज ऑटो स्टॉक्स पर बुलिश होकर ही गए हैं। और M&M फाइनेंस सुमित जी आपका तो कमाल करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर तो अच्छी खरीदारी हो ही रही है। आइए नितिन जी तैयार है निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए। नितिन जी स्वागत है। निफ्टी या बैंक निफ्टी कहाँ लगेगा निशाना? जी दोनों पे स्ट्रेटजी है और रोल ऑफ के बाद पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है मंडे को फिर गैप अप ओपनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पे मार्केट है 11,050 से लेके 11,200 बीच में बहुत ज्यादा कुछ ट्रेडिंग नहीं हुई है। तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है ये गैप जो फिल होगा ये गैप के साथ ही फिल होगा। इसके लिए हम 11,100 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जिसका प्राइस भी 80 रुपए का है। 80 से 81 रुपए में मिल रही है 11,100 की कॉल ऑप्शन, और इसका टारगेट हम 125 रुपए रखेंगे और स्टॉप लॉस हम 50 रुपए का रखेंगे। यानी 30 रुपए का हम रिस्क ले रहे हैं और 50 रुपए ऊपर का टारगेट रख रहे हैं। ये तो निफ्टी की हो गई अनिल जी। और बैंक निफ्टी में हम स्प्रेड बनाएंगे, बुल कॉल स्प्रेड। इसमें हम 21,100 की कॉल खरीदेंगे, जो मुझे 310 में मिल रही है, और 21,500 की कॉल हम बेचेंगे जो 150 में बिक रही है। तो इसमें प्रीमियम जो आउटफ्लो है वो 158 रुपीज का है, यानी 155 रुपए का प्रीमियम का मैक्सिमम रिस्क है। इसमें हम स्टॉप लॉस 100 रुपए का रखेंगे, यानी डिफरेंस अगर 100 रुपए का हो जाए तो मुझे एग्जिट कर जाना है। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में 21,500 तक बैंक निफ्टी जानी चाहिए, उस समय हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तब इसका डिफरेंस 260 270 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 600 रुपए का डिफरेंस। तो अगर 21,500 आती है तो स्प्रेड कम से कम मेरा 280 तक जा सकता है। ये निफ्टी में हम स्प्रेड करेंगे, 21,100 की कॉल लेके 21,500 बेचेंगे। और सॉरी बैंक निफ्टी में और निफ्टी में हम नेकेड कॉल खरीद के जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप तो आज 21,000 के ऊपर बंद करवाइए नितिन जी इसको। अगर 21,000 के ऊपर बंद हो गया तो बात ही अलग हो जाएगी। क्योंकि मैं एक चीज़ और नितिन जी, आपके 1 मिनट रुकेगा, मैं डेटा शेयर करता हूँ आपको जो मैं देख रहा था। मुझे भी 21,000 के पार होने का इंतज़ार है। एक बार 21,000 पार हुआ तो शॉर्ट कवरिंग में ये 200 रुपये ऐसे बढ़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों, मैं बताता हूँ। 20,500 के कॉल ऑप्शन में 4 लाख शेयर, 600 में 3, 700 में 4, 800 में 3 और 900 में 2, यानी कि कुल मिलाकर 16 लाख शेयर आपके बैंक निफ्टी में शॉर्ट खड़े हैं अभी, ठीक है। और 8 लाख शेयर आज के और गिन लेंगे 21,000 के, 16 और 8 से, मतलब ब्रॉडली 21,000 के पार निकलते ही सीरीज़ के पहले दिन आपके लिए, मतलब दूसरे दिन, पहला तो क्या है, दूसरा पहले ही दिन, मतलब आज का दिन जो पहले ही है, 24-25 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट हो जाते हैं। और अगर 24-25 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट होकर आज 21,000 के ऊपर, 21,050 के ऊपर ये बंद दे दिया तो ये फिर धमाल कर देगा। तो ये 25 लाख शेयरों की शॉर्ट है, ये तकलीफ में आ सकती है। नितिन जी कैसे देख रहे हैं आप डेटा को इसको? जी बिल्कुल अनिल जी, आप सही बोल रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और एक और डेटा मैं ऐड करता हूँ, बैंक निफ्टी में इस बार करंट ओपन इंटरेस्ट 17,65,000 है। पिछली बार ओपनिंग ओपन इंटरेस्ट करीब 14.5 लाख के आसपास था बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में 3.5 लाख ओपन इंटरेस्ट इस बार ज्यादा है, वेयर एज निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम है। निफ्टी में अभी 95 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पिछली बार 1,20 लाख का ओपन इंटरेस्ट था।
तो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी में पोजीशन ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी इस बार पिछले महीने जैसे अंडर परफॉर्म करी थी, इस बार हो सकता है आउट परफॉर्म करे निफ्टी को, और बैंक निफ्टी मार्केट की रैली बना सकती है। इसलिए बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए। और अगर ये 21,000 के ऊपर बंद होती है तो स्लोली ऐसा लग रहा है कि ये 22,500 क्या, ये 21,500 के, ये 22,500 भी एक्सपायरी में जा सकती है। क्या बात है, ये इंटरेस्टिंग चीज बोली, ये मैंने नहीं देखी थी डेटा में। ये आपसे मैं इस पे मैं नजर रखूंगा कि एक बार इस सीरीज में बैंक निफ्टी आपको आउट परफॉर्मेंस भी दिखा सकती है। ये बात आपने एकदम सही की कि 79% के मुकाबले में 78% के रोल ओवर हुए हैं, यानी कि बैंक निफ्टी में रोल ओवर बराबर हुए हैं, कम नहीं हुए। निफ्टी में 80% के मुकाबले में 71% हुए, तो निफ्टी में रोल ओवर कम हुए। ये रोल ओवर का आंकड़ा मेरे ध्यान से निकला, तो नितिन जी ने अच्छा इंडिकेट किया, अगर लीडरशिप आई तो फिर बैंक निफ्टी से आ भी सकती है। ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, इस पर नजर रखेंगे। और इसका पहला संकेत आज ही आ गया, देखिए 2.25% के मुकाबले में 2.5-3%। और थोड़ी देर पहले मैं यही सोचा था कि ये सिर्फ एक दिन का काम है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन नितिन जी ने जो डेटा दिया, नितिन जी वो आपने डेटा सही पॉइंट आउट किया, हो सकता है ये पूरी सीरीज का मामला बनता हुआ दिखे। शुक्रिया आपका, मुलाकात फिर से होगी आपसे कल सुबह। तब तक एक बार वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का। बिल्कुल। स्वागत है भसीन साहब आपका, बताएं सर आपके BTST कॉल्स। पहले अपडेट दे दूं सर, रिलायंस हो गया 2225, कल आपको 2180 में दिया था। जिंदल स्टील आपको दिया था वो 180 हो गया। L&T 987। आज सुबह आपको आइशर मोटर और मारुति दिया था। आइशर हैज हिट हाई ऑफ 2135, मारुति 6540 हो गया है। तो ये दोनों में 2.5% आपको आज इंट्राडे मिल रहा है, उसमें भी बुक कीजिए। अब आपकी BTST कॉल है सर, सन टीवी 456 से 57 है, 445 का स्टॉप लॉस, 495 का टारगेट। ओके, सन टीवी एक बार सर लेवल्स फिर से दोहरा दें प्लीज। सन टीवी क्या भाव में खरीदना है सर? 455 टू 457, 444 का स्टॉप लॉस, 495 का टारगेट। ओके परफेक्ट। आपका फेवरेट स्टॉक सन टीवी 455 457 की रेंज में खरीदिए, 444 का स्टॉप लॉस और 495 का टारगेट। ये है राय वसीम साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, ये दोनों ही बेहतरीन कॉल्स देने के लिए, ये सन टीवी का बेहतरीन कॉल देने के लिए। कल सुबह आपसे भी फिर मुलाकात होगी। आइए, इस बीच 11,050 पर टिकता हुआ निफ्टी और 21,000 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी भी यहाँ पर मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ आपके सामने दिख रहा है इस वक्त। आइए, आखिरी आधे घंटे में जा रहे हैं, उससे पहले एक आपके लिए बुल वर्सेस बेयर आने की तैयारी में, और ये बुल वर्सेस बेयर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वक्त एक्सेंचर, इसने एक अपनी जो रिजल्ट दिया, रिजल्ट के साथ गाइडेंस दिया, उस गाइडेंस में थोड़ी सी कमजोरी का अनुमान जुटाया है, और उसको लेकर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़े IT शेयरों में बिकवाली आई। लेकिन भारतीय बाजारों में IT शेयर बेहद मजबूत है। तो IT शेयरों में आप बुल रहे हैं या बेयर? कुशल और वरुण दोनों तैयार है। आइए देखते हैं बुल वर्सेस बेयर। बताइए कौन बुल है और कौन बेयर है IT शेयरों पर? देखिए अनिल जी, आपकी इच्छा अनुसार मैं इस बार बेयर बना हूं, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार मारुति में जब मैंने बुल बना था तब आपने कहा था कि आप बेयर ही अच्छे लगते हो। और वैसे भी IT सेक्टर पे थोड़ा एक्सेंचर के रिजल्ट्स के बाद मेरा मूड थोड़ा खराब हुआ, इसके लिए मैं बेयर बना हुआ हूँ। और कुशल उसी पर ही मैं आपको तर्क में उसी में ही आपको बताऊंगा कि एक्सेंचर के नतीजों में ही ऐसा क्या पॉजिटिव था जो मैं IT स्टॉक्स पर बुलिश हूँ। चल ठीक है, तो देखते हैं कि बुल्स भारी पड़ते हैं कि बेयर्स भारी पड़ते हैं। मार्केट पे तो बुल भारी है, लेकिन देखिए तर्कों के पीछे कौन भारी पड़ता है ये देखते हैं। और सबसे पहले बेरिश तर्क मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए नतीजे अगर आप एक्सेंचर के देखें तो काफी कुछ बिल्डअप था कि IT कंपनी है तो काफी अच्छे नतीजे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा था कि $10.93 बिलियन के आसपास इस कंपनी की आय आएगी, लेकिन आय देखिए कितनी आई है, $10.84 बिलियन के आसपास आई है, यानी कि एस्टिमेट जो थे उसके काफी नीचे आय आई है। और अगर आप देखें तो ज्यादातर IT कंपनीज के एस्टिमेट सही निकलते हैं। अगर इसमें भी परफॉर्म नहीं करेगी कंपनी तो कहीं ना कहीं संदेह तो होगा ना कि इस कंपनी का क्या होगा, क्यों कुशल?
ये आपका तर्क है वरुण, बट मेरा तर्क इसी जो नतीजे आए हैं Q4 के, उसमें अगर आप देखें तो इनकी जो न्यू ऑर्डर बुक बनी है, आप आगे फॉरवर्ड लुकिंग हिसाब में देखेंगे तो $14 बिलियन की न्यू ऑर्डर बुक बनी है और ये दूसरी सबसे बड़ी अब तक की इनकी ऑर्डर बुक है। इनफैक्ट अगर आप सालाना आधार भी वरुण कंपेयर करेंगे तो पिछले साल के सेम क्वार्टर से 9% की बढ़त आपको न्यू बुकिंग्स में देखने को मिली। और खासकर अगर आप कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग की अगर बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा जो गैप अप इनकी जो न्यू बुकिंग्स में हुई है वो इसी स्पेस में होती हुई नजर आई है। देखिए, इतने अच्छे ऑर्डर मिलने के बावजूद, इतनी अच्छी न्यू बुकिंग्स के बावजूद भी कंपनी कह रही है कि अगले 2 क्वार्टर जो है वो इनके ठंडे रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपना गाइडेंस जो है उसमें दिया कि अगले 2 तिमाही में जो ग्रोथ है उसमें कमी रहने वाली है। फरवरी से सितंबर से फरवरी 2021 तक की कमी की बात कर रहे हैं ये। तो इतनी अच्छी ऑर्डर बुक का फायदा क्या? ये इतनी अच्छी ऑर्डर बुक का फायदा मैं आपको अगले जो सेकंड हाफ है इनका उसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसमें आईटी कंपनियों में जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं वो संग संग एग्जीक्यूट नहीं होते, उसमें टाइम लगता है। तो और यहां पर अगर आप देखें तो इनका जो सेकंड हाफ की कमेंट्री है वो बहुत ही दमदार आती हुई नजर आई है वरुण। और यहां पर अगर आप देखें तो जो इन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन का गाइडेंस दिया है FY20 में 14.7% की इन्होंने जो है ऑपरेटिंग मार्जिन दर्ज की थी, और इस बारी का जो FY21 का गाइडेंस है वो 14.8 से 15% का है। तो आप गाइडेंस के लिहाज से भी समझ सकते हैं कि जो सेकंड हाफ है वो कितना दमदार हो सकता है। देखिए, जिस देश में खासकर कारोबार करते हैं वहां अगले 2-4 महीने का पता नहीं है, 6 महीने या उसके बाद के क्वार्टर की गाइडेंस का क्या करेंगे। इसके लिए इन्होंने भी देखिए 2 क्वार्टर की गाइडेंस दी है, जहां पे इन्होंने कहा है कि दबाव रहेगा, क्योंकि वहां तक की क्लैरिटी है। क्यों? क्योंकि कोरोना के चलते वैसे ही बाजार में उतार चढ़ाव है, अनसर्टेनिटी पूरी तरह से है, और इकोनॉमीज देखिए, ग्लोबल इकोनॉमीज दबाव में है। इसके लिए कहीं ना कहीं इनको भी मजबूरन कहना पड़ा कि अगले 2 क्वार्टर ठंडे रहने वाले हैं। बिल्कुल वरुण, पर यहां पर जो सेकेंड हाफ की जो कमेंट्री है इनकी, आप इस पर ध्यान दीजिए कि सेकेंड हाफ में जो है ये प्री कोविड लेवल्स की ग्रोथ पर जाते हुए नजर आएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी शार्प अपमूव जो है इनकी ग्रोथ में सेकेंड हाफ में आती हुई नजर आएगी। तो वहां से काफी मतलब जितने भी मैनेजमेंट हैं इनकी तरफ से जो कमेंट्री आती हुई नजर आई है वो काफी दमदार है, खासकर सेकेंड हाफ को लेकर। देखिए, सेकेंड हाफ में आएगी, लेकिन अभी जो इनका कंसल्टिंग का कारोबार था, जो कि इसका काफी प्रॉमिसिंग कारोबार था, वहां क्या हुआ? वहां तो ग्रोथ ठंडी रही है और आगे भी ठंडी रहने की बात इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली खुद कह रहा है कि इनकी ग्रोथ की तो हालत खराब है। तो फिर कैसे बोल रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेटली, पर मॉर्गन स्टैनली ये भी कह रहा है कि जो इनकी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स है वहां पर काफी दमदार तेजी इनको देखने को मिल सकती है। FY21 की ओवरऑल बात करें, इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली नहीं, जेफरीज भी ये कह रहा है, और भारतीय आईटी कंपनियों के लिए ये जो मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आई है वो काफी दमदार रहेगी। डेफिनेटली। तो देखिए अनिल जी, हम तो ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे बुल्स और बेयर्स के बीच में, लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता है, बुल्स का पलड़ा भारी है कि बेयर्स का? मेरे को तो ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्मों में मैं कोर्ट रूम में ड्रामा होता है ना, वो देख रहा हूँ एकदम। तो मतलब कभी इधर का पलड़ा भारी दिखता है, कभी इधर का दिखता है, लेकिन एक चीज पक्की है कि दोनों कैरेक्टर में घुसे नहीं हो। अभी भी है ना, मुझे कुशल बेयर ही लगता है, वरुण मुझे बुली लगता है, लेकिन ठीक है, दोनों के अपने अपने तर्क मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपके बुल वर्सेस बेयर से हमें ये समझ में आया है कि जब भी गिरावट आए तो आईटी शेयर खरीदे। आशीष सर, आप फैसला कीजिए जज के तौर पर, आईटी शेयरों में बुल बने या बेयर? अनिल जी, मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है। जैसे मैंने अभी भी बोला कि मतलब कि अब जो रिवर्सल है लेड बाय फार्मा होगा, FMCG होगा, मेटल्स और आईटी, मेटल्स तो वीक हैं और आईटी में अनिल जी जो है ना, मतलब थोड़ा सा फ्रॉथ बना हुआ है और अभी भी वो सेफ हेवन है। जब कोई सेफ हेवन होता है ना अनिल जी, अगर खराब नहीं भी होता तो वो अंडर परफॉर्म करता है, क्योंकि अगर अब 300-400 पॉइंट निफ्टी में जो वापस मूव आएगा उसमें अगर वो अंडर परफॉर्म करेगा तो अपॉर्चुनिटी मिस होगी। तो मैं आईटी में करंट लेवल्स पे बुल नहीं हूँ अनिल जी। चलो कोई बात नहीं, आपको तो बुल बनाना वैसे भी मुश्किल काम है, किसी भी लेवल से किसी भी शेयर में आसान काम थोड़ी है। मैंने भी मुश्किल काम करने की सोचा, मैंने कहा पूछ के देख लेता हूँ, पता नहीं मूड बन गया। लेकिन हाँ, फार्मा शेयरों में बुल है। आशीष सर नीचे के लेवल पे वो जरूर खरीदेंगे, लेकिन एक स्टॉक, आमतौर पर FNO के स्टॉक की बात हो जाती है लेकिन कैश वाले स्टॉक्स पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन सुबह कमाल किया है कुणाल जी ने। कुणाल जी का आज का पिक ऑफ द डे HEG 742 पे जो रिकमेंड किया है वो आज कमाल करता हुआ दिखाई। देखिए 742 वाला स्टॉक मजबूत होकर 760-65 तो मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, जरा लेकर आइए HEG ये स्टॉक। और कुणाल जी अब इस पे जरा, हाँ 762 चल रहा है, अभी भी 3-4% मजबूत है, क्या करना चाहिए?
अनिल जी बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है अनिल जी इन स्टॉक्स के भी दिन फिर गए हैं, काफी पिट चुके हैं ये, और नीचे मुझे लगता है अनिल जी एक बहुत मजबूत सपोर्ट है 720-25 के आसपास जो वायलेट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा अनिल जी पेशेंटली इसको होल्ड किया जाए और थोड़ा वॉलेटिलिटी का रिस्क बर्दाश्त करने की क्षमता हो तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, इनमें आपको 850-900 के लेवल्स दोबारा देखने को मिलेंगे। HEG ग्रेफाइट दोनों मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं चार्ट्स पर अनिल जी। ओके, नज़र रखिए, काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है और कैश मार्केट के स्टॉक्स तो काफ़ी ही एक्टिव हैं इस समय। पर आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर हमें अपनी नज़रें रखनी चाहिए और साथ ही जो मार्केट्स का एक्शन है आने वाले महीने में कैसा रह सकता है। हमने आपको बताया कि आने वाले हफ्ते के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं, पर अक्टूबर सीरीज़ के लिए हमें क्या नज़र रखनी चाहिए, मार्केट्स पर किन इवेंट्स का इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है। मानसी से जान लेते हैं। मानसी बताइए कौन से रहेंगे ये बड़े इवेंट्स। बिल्कुल दीपांशु, एक्शन पैक रहने वाली है अक्टूबर सीरीज। शुरुआत 28 सितंबर सोमवार से कर रही हूं। लोन मोरेटोरियम मामले की अगली सुनवाई इस दिन होगी। जीएम पॉलीप्लास्ट का आईपीओ खुलेगा, साथ ही लॉरस लैब स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है। दीपक फर्टिलाइजर का राइट इश्यू इस दिन खुलने जा रहा है। 29 सितंबर मजगांव डॉक, यूटीआई असेट मैनेजमेंट, लिखिता इंफ्रा के आईपीओज खुलने वाले हैं। तो आने वाला हफ्ता आईपीओ के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक इस दिन शुरू होगी। ग्लोबल मार्केट से जुड़ा भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच पहली बहस यूएस चुनाव के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है जिस पर नजर रखनी होगी। EIH का राइट इश्यू इस दिन खुलेगा। 30 सितंबर के दिन BPCL में हिस्सा खरीद के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख होगी और इसी दिन वेदांता के तिमाही नतीजों पर भी बोर्ड बैठक होने की संभावना है। 1 अक्टूबर के दिन RBI की क्रेडिट पॉलिसी आ जाएगी। साथ ही RBI 10,000 करोड़ के ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी इस दिन लॉन्च कर सकता है। सितंबर के ऑटो बिक्री के आंकड़े 1 अक्टूबर को आते दिखेंगे। 5 अक्टूबर के दिन GST काउंसिल की बैठक होगी। 8 अक्टूबर Q2 FY21 यानी कि दूसरे तिमाही के नतीजों की शुरुआत हो जाएगी GM ब्रूवरीज के नतीजों के साथ ही। 10 अक्टूबर के दिन सिक्किम में होटल और टूरिज्म सेक्टर खुलने वाले हैं, तो होटल टूरिज्म सेक्टर पर फोकस रहेगा। 12 अक्टूबर के दिन इकोनॉमिक इंडिकेटर एक्शन, अगस्त IIP और सितंबर CPI के आंकड़े आते दिखेंगे। 14 अक्टूबर को सितंबर WPI के आंकड़े आएंगे। 28 अक्टूबर के दिन टाटा मिस्त्री मामले में अंतिम सुनवाई होने की संभावना है और अंत में 29 अक्टूबर वायदा सीरीज की एक्सपायरी होगी इस दिन और बाजार में उतार चढ़ाव रोकने वाले कदम जो हैं 29 अक्टूबर तक लागू रहने वाले हैं। ओके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, कई सारे बड़े इवेंट्स हैं जहां पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। शुक्रिया मानसी ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो नज़र रखते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स पर आपको एक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है। एक बार टेलीकॉम स्टॉक्स फिर से दिखा दीजिए क्योंकि बड़ी तेज़ी यहाँ पर आ रही है। भारती एयरटेल आपको 5% ऊपर दिखेगा, तो वहाँ पर तो एक बड़ा उछाल आया ही है। वोडाफोन आइडिया पर थोड़ी देर पहले एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा है और अब 10% ऊपर आपको वोडाफोन आइडिया का भी स्टॉक दिख रहा है। तो दोनों टेलीकॉम स्टॉक्स में एक बढ़िया बाउंस बैक आया है और साथ ही भारती इंफ्राटेल वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी के बाहर इसका आज पहला दिन है और अच्छी तेज़ी बनी है। यहाँ पर भी लगभग 7-7.5% का उछाल वहाँ पर भी आते हुए दिख रहा है। तो टेलीकॉम स्पेस पर एक्शन आज भरपूर है, एक बाउंस बैक आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सुमित जी आज सुबह मुथूट फाइनेंस पर आपने एक कॉल दी थी सर और वहां पर देखिए एक बढ़िया उछाल आया है। ऑप्शंस के जरिए कॉल थी, 1060 का कॉल खरीदने की, तो टारगेट्स तो आ गए होंगे। बताइए अगर किसी ने कॉल रखी है, मुनाफा बुक कर लें, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दिवांशु बहुत बढ़िया अपसाइड मूव मुथूट के अंदर देखने को मिला है। स्टॉक अभी और ब्रेकआउट पे है, स्टॉक यहां से और अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा। मुथूट फाइनेंस के अंदर सुबह जब हमने पकड़ा था वहां से बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस अभी यहां से और भी ऊपर के लेवल 1100 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुथूट फाइनेंस में जिन्होंने भी किया है बिल्कुल टारगेट्स के पास है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है लोगों को और या तो बुक कर ले या ट्रेल स्टॉप लॉस करके कैरी करे क्योंकि क्लोजिंग मार्केट्स की बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। तो अगला हफ्ता भी अच्छा देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो नज़र रखते हैं जहां तक मुथूट फाइनेंस का सवाल है, बट एक बढ़िया बाउंस बैक इस स्पेस पर आपने आते हुए देखा है और इसलिए यहां पर एक अच्छी तेज़ी बन रही है। किरण जी कुछ समय पहले आपसे इस स्टॉक पर एक चर्चा हुई थी, कैश मार्केट का स्टॉक है टाटा एलेक्सी। यहां पर हम लगातार बढ़िया एक्शन देख रहे हैं और आज भी फिर से तेज़ी में आया है। 2 दिन के करेक्शन के बाद 5.5% का उछाल है टाटा एलेक्सी में। 1250 के लेवल्स हैं इस पर, कोई ट्रेड है इस पर? बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। 1230 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 1230 या 1225 का।
और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ अगर आप 2 से 3 दिन देते हैं तो 1300 1320 ये टारगेट्स आपको जरूर देखने को मिल जाने चाहिए इस काउंटर पे। अच्छे खासे वॉल्यूम्स है और एक अच्छा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है, तो पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। ओके, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है जहां तक टाटा एलेक्सी का सवाल है। बढ़िया तेजी आ रही है। आइए एक बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पर आया है, भाव चल रहा है 24 रुपए 40 पैसे 50 पैसे। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। एक अच्छी गिरावट के बाद एनबीसीसी का आज पहला दिन है रिकवरी का। लास्ट 2 दिनों के हाई स्टॉक में अभी टूट रहे हैं। एनबीसीसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉक के मल्टीपल सपोर्ट है 23 रुपए के आसपास। 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, एनबीसीसी में खरीदारी करें। यहां से स्टॉक के अंदर एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए और मिनिमम 10% का अपसाइड मूव हमें नेक्स्ट वीक तक देखने को मिलना चाहिए। 26 रुपए से लेके 28 रुपए तक के टारगेट होंगे एनबीसीसी के ऊपर में, और यहां पे खरीदारी करें और स्टॉप लॉस लगाएं 23 रुपए का। ओके, 26 से 28 के टारगेट्स के लिए खरीदारी जरूर करिए एनबीसीसी पर। यहाँ पर एक बड़ा उछाल आप आते हुए देख रहे हैं इस समय, तो शानदार तेजी बन रही है। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको शानदार मूव आते हुए दिख रही है, और आज कहीं भी कोई भी स्पेस आप उठा के देखिए तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर एक विनर ही आते हुए दिखेगा। इस बीच टाटा पावर पर एक अच्छा उछाल आया है, और ये पिछले 2 दिनों से ये स्टॉक कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की, और आज हम फाइनली देख रहे हैं कि ये थोड़ी अपमूव सस्टेन हो रही है। खबरें भी हैं कि शायद इनका इन्वेट जल्दी आ सकता है, हालांकि अब देखना पड़ेगा कि क्या मूवमेंट होता है उस पर बंसल जी, टाटा पावर पर कोई राय है सर? तेजी के बाद कंसोलिडेट हुआ, वापस मूवमेंट दिखा रहा है, कोई ट्रेड बनता है इसमें? देखिए दीपांशु, नीचे में एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है और एक रिबाउंड अच्छा देखने को मिल सकता है। 51 रुपीज 51 रुपए का स्टॉप लॉस बैठता है, और ऊपर में पहला टारगेट 55 रुपीज है, दूसरा टारगेट 56 रुपीज का बैठता है। टेक्निकल पैटर्न परफेक्ट है, बाय किया जा सकता है टाटा पावर को मौजूदा स्तरों पर। ओके, बाय किया जा सकता है टाटा पावर मौजूदा लेवल्स पर। नजर रखिए स्टॉक पर। आइए बिगुल बजाते हैं वागले साहब के लिए, वागले के वंडर का। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बीटीएसटी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कोफोर्ज कैरी करे। 2310 का भाव है, यहां से 10 रुपए की बाइंग रेंज होगी 2300 तक। 2280 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, एक 25 रुपए की रिस्क बनेगी। मुझे तो ये स्टॉक पहले तो 2370 का पहला टारगेट है और फिर 2400। मुझे लगता है ये मंडे को ही 2400 का भाव दिखा सकता है। ओके, 2370 2400 के टारगेट्स के लिए कोफोर्ज यहां पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस एक बार फिर से बताएंगे सर? 2270 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 2275 का अभी। ओके, 2275 का स्टॉप लॉस, 2370 2400 के टारगेट्स, कोफोर्ज यहां पर खरीदारी करिए। मंडे के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आइए आपको बताएं ऑप्शंस के जरिए मार्केट में और कौन से बेहतरीन ट्रेड्स बन सकते हैं। बिगुल बजाते हैं जय के कैश के ऑप्शन का। गुड आफ्टरनून जय, बताइए क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं? ऑप्शंस में कहां है अपॉर्चुनिटी? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। इनफैक्ट पहले तो एक अपडेट छोटा सा दे देता हूँ कि कल हमने जो लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाया था निफ्टी पे 10,900 का कॉल लिया था, 10,700 का पुट लिया था, 192 के स्प्रेड पे बनाया था, 276 का ऑलमोस्ट स्प्रेड हो चुका है, तो वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। एज एंटीसिपेटेड एक वाइल्ड मूव आइदर साइड एक्सपेक्टेड था जो आ गया आज। मॉर्निंग के पुट पे भी अच्छा टारगेट्स हमारा हासिल हो चुका था 10,950 के, एंड वहाँ से हमने सोचा था कि एक डिप आके वापस मार्केट में एक बाउंस बैक आएगा, और वही हुआ है एग्जैक्टली। एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से निफ्टी में से ब्रेकआउट आया है, बट मैं देना चाहूँगा अब बाय रिकमेंडेशन बैंक निफ्टी में दीपांशु। बैंक निफ्टी भी काफ़ी ओवरसोल्ड रीजन से घूम रहा है, और इनफैक्ट मोमेंटम में उसमें एक ट्रिपल बॉटम देखने मिल रहा है मुझे। बैंक निफ्टी का 21,100 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दूंगा मैं दीपांशु, एक्सक्यूज मी। अभी 285 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है 21,100 का कॉल ऑप्शन। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 165 का, 165 का। ऊपर में जो पहला टारगेट इसका बन रहा है
दैट वुड कम अराउंड 410, 410 का दूसरा टारगेट बन रहा है 460, 410, 460 ये दो टारगेट्स के लिए 21,100 का बैंक निफ्टी का 1 अक्टूबर का आप कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है 165 के स्टॉप लॉस के साथ। दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं डेली चार्ट्स के ऊपर एक क्लियर इम्पल्स खत्म हुआ है, जैसे निफ्टी में भी खत्म हुआ था और वहाँ से मैं बाउंस बैक देखने मिला, बैंक निफ्टी में भी हुआ है और ये ट्रिपल बॉटम के साथ हुआ है तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो 21,100 का कॉल खरीदना है बैंक निफ्टी का, ये 285 के लेवल्स पर आपको मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले नितिन मुरारकाल साहब भी जब अपना स्प्रेड बना रहे थे तो उन्होंने मेंशन किया था स्प्रेड के बेसिस पर भी 21,100 के कॉल पर उन्होंने खरीदारी दी थी और 21,500 के कॉल पर बिकवाली थी। पर नज़र रखिए जय के जो जैकपॉट रिकमेंडेशन हैं वहाँ पर अभी भी थोड़ी देर में उनसे वो भी लेंगे और जानेंगे कि स्टॉक्स के जरिए कहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। पर अभी थोड़ी देर पहले हम मुथूट फाइनेंस की बात कर रहे थे। गोल्ड लोन फाइनेंसर्स मुथूट मनप्पुरम दोनों के लिए कुछ खबरें हैं और कुछ ट्रिगर्स हैं जहां पर नज़र रखनी चाहिए और शायद उसकी वजह से हम देख भी रहे हैं कि आज थोड़ा एक्शन बना हुआ है। जानते हैं क्या है ये खबरें, ट्रिगर्स। पूजा हमारे साथ तैयार हैं। पूजा, बताइए इस स्पेस पर इंटरेस्ट क्यों बन रहा है इस समय? जी, गोल्ड फाइनेंस कंपनी मुथूट और मनप्पुरम फंडामेंटल भी अब अच्छे दिखाई दे रहे हैं और जो हैंगओवर इतने समय से चला आ रहा था आरबीआई के नए नियमों का, अब वो भी कहीं ना कहीं इतनी दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही है दोनों ही कंपनियों के लिए। पहले तो हम आपको कुछ फंडामेंटल्स बता देते हैं। अन्य एनबीएफसी और बैंकों के मुकाबले अगर देखेंगे तो इन दोनों ही कंपनियों का जो रिटर्न है आरओई वो काफी मजबूत है। एलटीवी की सीमा 75% होने के कारण एनपीए का जोखिम भी कम है और हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के वक्त कैश फ्लो की दिक्कत होने की वजह से ज्यादातर ग्राहक, क्योंकि गोल्ड होल्डिंग्स काफी हैं, वो लोन ले रहे हैं और काफी सारे समय ये भी देखा गया है कि एक ही रिपीट कस्टमर्स या मौजूदा ग्राहक ज्यादातर 80% कारोबार वहां से देखने को मिल रहा है। एक तो बात ये हुई और आरबीआई को जो इतने समय से ओवरहैंग चल रहा था, जो फैसला था उनका कि आरबीआई ने बैंकों को एलटीवी में राहत दी थी, जो उनकी एलटीवी की सीमा थी वो 75% से बढ़ाकर 90% कर दी थी, उसका भी कुछ फायदा नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बैंकों को, क्योंकि बैंक खुद भी हिचक रहे हैं और कस्टमर्स खुद भी इतने वैल्यू पर लोन नहीं लेना चाह रहे हैं, इतने सारे वैल्यू पर। ज़्यादातर अगर एवरेज निकालेंगे तो ट्रेंड ऐसा ही देखा गया है कि ज़्यादातर कस्टमर 55% के लोन टू वैल्यू पर लोन ले रहे हैं। तो ये भी मनप्पुरम मुथूट फाइनेंस के लिए ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तो आगे के लिए भी अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ग्रॉस एनपीआर के आंकड़े स्थिर हैं, अन्य एनबीएफसीज के मुकाबले आरओई मजबूत हैं मुथूट और मनप्पुरम दोनों के ही। तो इस वजह से दोनों ही स्टॉक्स अब अच्छे दिख रहे हैं। ब्रोकरेज भी बुलिश साउंड कर रहे हैं और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में अच्छी तेजी भी बनी हुई है। ओके, ये है आपके लिए एनपीए के आंकड़े एनबीएफसी कंपनियों के लिए आते हुए इस वक्त दिख रहे हैं, तो इन पर आप फोकस ज़रूर करिएगा। आइए कुछ और स्टॉक्स है जहां पर फोकस किया जाए और उनमें से एक स्टॉक है जो सुबह सुबह आज सुमित जी ने बताया और सुमित जी का स्टॉक ये बड़ी तेजी से दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, मुथूट फाइनेंस, अभी चूंकि एनबीएफसी की बात चल रही थी, आपका आज का सुबह का स्टॉक 6-6.5% मजबूत है, जरा एक अपडेट दे दें आप। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला और स्टॉक में वैसे भी नीचे में अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स है 1020 1030 के आसपास, और आज स्टॉक ने जो मूव दिखाया है उसको देखते हुए लगता है कि अगले हफ्ते ये स्टॉक और चलेगा और ऊपर में 1120 1130 तक के लेवल मुथूट फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो सुबह जिन्होंने भी किया होगा अच्छे खासे वो लोग प्रॉफिट में है। अगर पेट सेटिस्फाई है, उनका पेट भरने यहाँ पे सेटिस्फाई है इस प्रॉफिट से, तो बुक कर ले, नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के नेक्स्ट वीक के लिए वेट करें। 1130 1140 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय मुथूट फाइनेंस में आती हुई इस वक्त आपके लिए। तो ये है आपके लिए स्टॉक दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। बाजार भी आखिरी मिनटों में कुछ और मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। ओके, 11,050 के आसपास है इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी भी 20,975 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए। आइए जो स्टॉक्स और मजबूत हो रहे हैं मैं उन पर एक बार राय लूँ। इससे पहले जय तैयार है, जय का जैकपॉट। बताएं जय।
जी अनिल जी खरीद कर चलना है। एट द मनी कॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट एट द मनी है। मारुति का 6500 का कॉल ऑप्शन करीब 290 टू 295 की रेंज में मिल रहा है। ये खरीद कर चलना है अनिल जी। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे करीब 247 का। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 50-52 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ और 100 का लॉट है तो 5200 का ही रिस्क है मैं कहूँगा। बट प्रॉफिट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर में पहला जो टारगेट इसका बनकर आ रहा है 344 का है, दूसरा टारगेट 390 का है। मारुति अनिल जी इसलिए खरीद कर चलने की सलाह है बिकॉज इसमें आज के पॉजिटिव क्लोज के साथ मैं कहूँगा एग्जैक्टली 200 डेमा का सपोर्ट लिया है इसने और बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल से ये रिवर्स हो रहा है। 50 डेमा को टेस्ट करेगा अभी, जो लेवल बन रहा है 6690 एंड देयर आफ्टर 6800। ये दो लेवल्स देखने मिलेंगे जो लगभग 38 से 50% रिट्रेसमेंट भी है। डेली चार्ट्स पर आज क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक 5-वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर मारुति में खत्म हो चुका है। ऐसे इंपल्सिव पैटर्न जब खत्म होते हैं एनर्जी तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एक बाउंस बैक की। तो इसीलिए मारुति को लेकर चलना है और खास मुझे पसंद इसीलिए आ रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है इसका। ओके तो ये है आपके लिए राय। मारुति का 6500 का कॉल ऑप्शन 295 में लेना है, 247 का स्टॉप लॉस, 344 और 390 के टारगेट के लिए। इस बीच एक जो बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है वो ये कि वोडाफोन पीएलसी जो वोडाफोन और आइडिया का जॉइंट वेंचर यहाँ पर है जिसमें एक प्रोमोटर वोडाफोन है, उसकी होल्डिंग कंपनी वोडाफोन पीएलसी के लिए खबर है, न कि इंडियन कंपनी के लिए। और उसमें यह कि जो भारत सरकार के साथ इनका एक टैक्स का मामला काफ़ी लंबे समय से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ चल रहा था। हेग में जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत है उस मामले में आर्बिट्रेशन में गई थी भारत सरकार और वोडाफोन दोनों ही, क्योंकि यहाँ पर वो मामला हार चुके थे। और उसके बाद अदालत में जो मामला गया उसमें हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में वोडाफोन के पक्ष में ये मामला आया है कि इस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और यही वजह कि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 15% ऊपर है। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है। यहीं पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस खबर का वोडाफोन आइडिया से कोई लेना देना नहीं। पहली चीज़, वोडाफोन पीएलसी जो वोडाफोन की पेरेंट कंपनी है उसके लिए ये ऑर्डर आया है। दूसरी बात ये कि अगर कोई ये सोच रहा हो कि सेंटीमेंट के लिहाज से ये अच्छी खबर है कि 20,000 करोड़ का टैक्स अगर बचता है वोडाफोन का तो वो इंडिया में पैसा लगाएंगे अपने जॉइंट वेंचर में, तो वोडाफोन इसको पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हम ये वाला पैसा इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं। अलग से करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये वाला पैसा वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर जो लोग बड़े उत्साहित होकर वोडाफोन आइडिया का शेयर इस खबर के दम पर खरीदने के मूड में है कि जो टैक्स वाला मामला है उसमें वोडाफोन की जीत हुई है, वो वोडाफोन आइडिया की जीत है। पहली चीज़ तो जो हिंदुस्तानी कंपनी वोडाफोन आइडिया उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, अगर जीत हुई भी है तो विदेशी कंपनी जो पेरेंट कंपनी है वोडाफोन की उसकी हुई है, और वो कोई इस जॉइंट वेंचर में इस जीत की वजह से 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 15,000 करोड़ ऐसे लगाने वाले नहीं। तो जब आप खरीदें सोच समझ कर खरीदें। उसके बावजूद अगर आपको आइडिया अच्छा लगता है तो ज़रूर खरीदना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस खबर के दम पर अगर जो खरीद रहे हैं तो वो अपना उत्साह थोड़ा सा ठंडा कर लें, कम कर लें। इस खबर का इससे कोई कनेक्शन है नहीं। आशु जी, आपकी राय वोडाफोन आइडिया की इस बड़ी खबर पर? अनिल जी, मैं अभी आपको ये जब आप बोल रहे थे ना तो मैं याद ही कर रहा था कि आपने तो सर्किट ही खुलवा दिया। अनिल जी, मतलब कितने लाखों का सर्किट था, आपने जैसे ही इसमें क्लैरिफिकेशन दिया कि इसका इफेक्ट ये होगा तो वो सर्किट ही खुल गया। तो अनिल जी मेरा तो मानना वही है, 8.5-9 भाव है, कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसी आए कि 10.5-11 तक लेके जाएगी। अनिल जी 2-2 रुपए करके इतनी प्यारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है स्टॉक के अंदर, लेकिन जो अपने भाव से लेगा, सबसे बड़ी बात है अनिल जी, जो अपने भाव से लेगा। मेरा पहला भी मानना था कि 8.5-9 गुड रेट है, जो कल आ गया था। आपने 12 में पूछा था, 11 में, आज भी पूछोगे सर ऊपर पे सर्किट में लेने वाला नहीं है ये। अभी सर्किट के डिस्क्लेमर में जब थोड़ा नीचे आएगा तो ही लेने वाली चीज़ है। और आपने जो अनिल जी जो ये क्लैरिफिकेशन दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से ये जो व्हाट्सएप न्यूज़ फ्लैश होती है सोशल मीडिया पे, इधर से उधर तो धनाधन अगेन छोटा शेयर, लो प्राइस स्टॉक, तो अनिल जी लोग मतलब बिल्कुल बेधड़क बिल्कुल लेने को आ जाते हैं और वहीं पे फिर वो चिपक जाता है। तो लेने का भाव अनिल जी वही है 8.5-9 रुपये। तो देखिए, हमारा काम खबर देना है और खबर का विश्लेषण करना है। जो फैक्ट्स है वो आपके सामने रखना है। बाद में स्टॉक बढ़े घटे वो एक अलग चीज़ है। जिसको वोडाफोन आइडिया अच्छा लगता है ज़रूर खरीदें, 10% ऊपर खरीदें, 15%, 25% ऊपर खरीदें, 12 में लें, 11 में लें, 9 में लें, 8 में लें, जहाँ लेना लें। इस खबर के दम पर अगर आप खरीदने का सोचें तो मैंने कहा कि आपको बता दूँ इस खबर का मतलब क्या है। इस खबर का मतलब ये है कि केस जो जीता है वो वोडाफोन के अंतर्राष्ट्रीय पेरेंट ने जीता है। जो इंडिया में जो जॉइंट वेंचर है, एक वोडाफोन है और एक आइडिया,
बिरला जी का है, एक वोडाफोन जो बाहर की कंपनी है, दोनों का जॉइंट वेंचर है। जो केस था वो वोडाफोन की जो पेरेंट कंपनी उनके इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर था। हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 20,000 करोड़ की उनकी डिमांड निकाली थी। उसके ये वाला केस अंतर्राष्ट्रीय अदालत में आर्बिट्रेशन में पहुंचा। आर्बिट्रेशन का जो फैसला आया है वो वोडाफोन के पक्ष में आया है, यानी कि अब उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें वोडाफोन आइडिया जो कंपनी, इंडियन कंपनी, उसे कोई जीत वीत हासिल नहीं हुई। पहली चीज़, जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसकी वजह से 20,000 करोड़ का जो टैक्स देना बच गया वो वोडाफोन अपनी इंडिया की सब्सिडी कंपनी में या यहाँ के इन्वेस्टमेंट में डालेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी कैटेगोरिकली वोडाफोन का बयान आया हुआ है। वो ये पैसा अगर जीतते भी हैं तो डालने वाले नहीं है। अलग से उनका मन है डालने, वो एक अलग बात हो सकती है। तो आप सोच समझ कर एक डिसीजन ले, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। अमरा राजा बैटरीज और एक्साइड को लेकर रॉयटर्स के हवाले से ये जो बड़ी खबर आ रही है इस पर करिए फोकस। और यहाँ पर आते हुए दिख रही कि इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी मेकर्स को बड़ी छूट देने की तैयारी है सरकार की। ये बड़ी खबर है इस वक्त। तो सरकार $4.5 बिलियन, $4.5 बिलियन मतलब हो गया लगभग 35,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का एक इंसेंटिव देने की तैयारी में। क्या बात है, 30,000 करोड़, वाह, 30 से 35,000 करोड़ तो बड़ा माना जाएगा। अमरा राजा बैटरीज और एक्साइड दो ही स्टॉक दिखाइए जल्दी से, दमदार प्रदर्शन ये दोनों स्टॉक कर सकते हैं इस खबर के दम पर। तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है इस वक्त बैटरी मेकर्स के लिए, और ये रॉयटर्स के हवाले से हम आपको खबर दे रहे हैं। ये रॉयटर्स से खबर आती हुई दिख रही है और ये खबर बेहद इंटरेस्टिंग भी है, बेहद बड़ी भी, कि सरकार 30,000 करोड़ रुपए का एक इंसेंटिव पैकेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए ला सकती है। ये खबर है। कब आएगा, कितना बड़ा होगा, एग्जैक्टली कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये जो खबर आई इसके दम पर स्टॉक दौड़ लगाते हुए। एक्साइड के चार्ट्स देखने हैं सुमित जी आपको, और अमरा राजा के चार्ट्स देखने हैं कुणाल जी आपको। कुणाल जी चार्ट्स, अमरा राजा पहले। अनिल जी देखिए, दोनों चार्ट्स अमर राजा और एक्साइड मेरे रडार पर थे। अनिल जी, एक्साइड में पहले से कुछ मोमेंटम दिख रहा था। अमर राजा में अनिल जी अभी ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए स्टॉक 760 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है, बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। 720-25 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। 760 तक का मोमेंटम स्टॉक में दिखता है। ओके, ये है आपके लिए अमर राजा पर कॉल। एक शानदार उछाल आ रहा है, बाजार बंद होने में बस 3-4 मिनट ही बाकी हैं, तो जल्दी से बिगुल बजा के एक बार अनिल जी की स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। अनिल जी, कंप्लीटली डीलिंक्ड हैं आज हम ग्लोबल क्यूज से सर। ग्लोबल बाजार कमजोर हैं, 75 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स में कमजोरी है, यूरोप में आप कमजोरी देख रहे हैं, बल्कि फ्रांस के बाजार तो 1-1.25% नीचे हैं। तो पूरी डीकपलिंग है सर, और लग रहा है कि सारी अच्छी खबरें एक ही दिन में आ रही हैं भारतीय बाजारों के लिए। तो बताइए क्या करके जाना चाहिए क्लोजिंग से पहले? आप इसे दीप पूरी तरह से डीकपलिंग भी मान सकते हैं और पूरी तरह से नेगेटिव कपलिंग भी मान सकते हैं। कल हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में ज़रूरत से ज़्यादा गिरे थे, इसलिए आज थोड़ी सी भरपाई करने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल से है ना, 1-2 दिनों की परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो सकती है, यानी कि हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में अपनी मर्जी पर ट्रेड करें, लेकिन हम ये ज़्यादा दिन तक कर नहीं सकते। मतलब है ना, वो कहते हैं ना कि मनभेद हो जाए, मतभेद हो जाए, तो 2-4 दिन मुँह फुलाकर आप एक दूसरे से बैठ सकते हैं, लेकिन लंबा टाइम नहीं चलेगा। तो मेरा पॉइंट ये कि सोमवार से हम फिर से डाउन, नैस्डैक फ्यूचर वगैरह सब कुछ देखेंगे, इसलिए ग्लोबल संकेतों को नज़रअंदाज करने की गलतफहमी मैं नहीं करूंगा और गलती नहीं करूंगा। तो मेरा ये समझना है कि 11,000 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस है। बैंक निफ्टी 21,000 के थोड़ा सा नीचे बंद हो रहा है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं फ्रेश खरीदारी के लिए सोमवार का इंतजार करूंगा। आज फ्रेश खरीदारी करने का मन नहीं है। फिर भी अगर किसी को लेना है, 11,100 का निफ्टी लेकर जाइए आप, कॉल ऑप्शन 11,300 का बेच दीजिए। 11,100 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 11,300 का बेचिए अगर किसी को करना ही है। और बैंक निफ्टी 21,000 का कॉल ऑप्शन लीजिए और 21,200 का बेच दीजिए। जिनको रिस्क ज़्यादा लेनी हो 21,500 का बेचे, ताकि, और जिसको कम रिस्क लेनी हो 21,000 का लेके 21,200 का बेचे। अदरवाइज कुछ ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, सोमवार को देखेंगे। लेकिन बनानी है तो आपको स्प्रेड के जरिए एक पोजीशन बनानी चाहिए। जी दीप, अच्छा, इस बीच में एक बार जल्दी से सुमित जी के पास पहुंचा हूँ। सुमित जी को मैंने कहा था कि चार्ट देकर रखिए, नहीं तो फिर सुमित जी कहेंगे मैंने जो चार्ट देख के रखे थे एक्साइड के, आपने पूछा ही नहीं। सुमित जी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, एक्साइड का चार्ट देखिए अच्छा लग रहा है। चैनल के सपोर्ट का
इसने रिस्पेक्ट किया है, लोअर लेवल से ये अच्छा रिबाउंड दिखाया है आज, और एक साइड में यहाँ से खरीदारी देखने को मिलेगी। 170 रुपए से लेके 176 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए एक साइड के अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना है, और अगर कोई फ्रेश खरीदारी करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। नीचे में 155 156 का सपोर्ट है, और ऊपर में इस बारी ये चैनल का सेकंड अपसाइड रेजिस्टेंस टेस्ट करने जाएगा, जिसमें 170 175 रुपए तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज पर भी राय। ये दोनों ही स्टॉक मजबूती के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो शानदार एक्शन रहा है बाजार में आज, और पता नहीं चल रहा कौन से स्टॉक से शुरुआत करें, क्योंकि जहां पे भी देखें आपको बेहतर ही तेजी दिखी है। बट एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है भारतीय बाजारों के लिए अक्टूबर सीरीज की। क्लोजिंग में देख लेते हैं कहां पर आज सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा है। बैंक्स, फाइनेंशियल, आईटी, एफएमसीजी सभी सेक्टर्स ने आज अच्छे पार्टिसिपेशन दिया। बजाज फिनसर्व टॉप निफ्टी गेनर, ऑलमोस्ट 7% की तेजी। एचसीएल टेक्नोलॉजीज यहाँ पर शानदार उछाल 5.5% का। सिप्ला यहाँ पर नजर आ रही है 5% का उछाल। भारतीय एयरटेल 5% ऊपर। एलएनटी यहाँ का भी बढ़िया पार्टिसिपेशन। सो टॉप 5 निफ्टी गेनर्स पांचों के पांचों डिफरेंट सेक्टर से आपको आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा इंडसइंड बैंक यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन रहा। आइशर मोटर्स, आईसीआईसीआई, टीसीएस 3 दिन की अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर एक अच्छा उछाला है, जिससे मार्केट्स को अच्छा सहारा मिला। इन्फोसिस यहाँ पर तेजी बनी रही, साथ ही मारुति सुजुकी, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प। से ऑटो स्टॉक्स की बढ़िया परफॉर्मेंस रही, और आपको कुछ और पॉजिटिव ट्रिगर्स आपको एंड ऑफ ट्रेड आते हुए दिखे। एसबीआई लाइफ निफ्टी में पहला दिन यहाँ पर आपने गिरावट देखी, जैसे कि हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च ने कल दिखाया भी था। साथ ही नजर रखिए जहाँ तक डिवीज लैब का सवाल है, हालांकि ये पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, बट हल्की सी तेजी थी। बाकी अगर आप निफ्टी कंपोनेंट्स को देखें, वायदा कारोबार पर नजर देखिए। वोडाफोन आइडिया, जो वोडाफोन पीएलसी जो इनकी पेरेंट कंपनी है, वहाँ की अच्छी खबर आई आर्बिट्रेशन सेटलमेंट को लेकर, तो वहां पर एक शानदार उछाल आते हुए देखा 13% का। उसके पीछे था अशोक लेलैंड, 12-12.5% की तेजी। जीएमआर इंफ्रा यहाँ पर खबरों के दम पर अच्छा एक्शन रहा। कोफोर्ज, मन्नापुरम, भारतीय इंफ्राटेल निफ्टी के बाहर पहले दिन यहाँ पर एक शानदार उछाल भी आपने आते हुए देखा है। साथ ही मदरसन सुमी, मुथूट फाइनेंस, ग्लेनमार्क, जेएसपीएल, नाल्को, बॉश, बायोकॉन, तो अक्रॉस सेक्टर्स शानदार तेजी आती हुई दिखी अनिल जी, और लंबे समय बाद इंट्राडे बेसिस पर इतनी शानदार तेजी रही है भारतीय बाजारों के लिए सर। बिल्कुल। और दीप, इस मजबूत बाजार में एक दो स्टॉक पर आपका ध्यान देना चाहता हूं। देखिए आज निफ्टी के स्टॉक्स में देखिए एसबीआई लाइफ और डिवीज लैब, इन दो शेयरों ने अपनी पारी की शुरुआत की है। और आप देखिए एसबीआई लाइफ आज इतने मजबूत बाजार में निफ्टी का टॉप लूजर है, 1% नीचे। और जो दो स्टॉक बाहर निकले, भारतीय इंफ्राटेल और जी, कल ही आपको जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च हमने बताई कि निफ्टी में जाने और आने वाले शेयरों का क्या हाल होता है, और आम धारणा के विपरीत देखिए वैसा ही हुआ है। आमतौर पर होता ही है कि जो स्टॉक बाहर निकलते हैं लोगों को लगता है वो गिरेंगे, और हमने कहा नहीं, वो बढ़ते हैं, और वही हुआ है। और जो स्टॉक्स अंदर आते हैं वो गिरेंगे, लेकिन आप देखिए उसके विपरीत होता हुआ दिखा। तो ये है आपके लिए रिसर्च का कमाल। और फार्मा शेयर इतने मजबूत होने के बावजूद डिवीज की रफ्तार उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अदरवाइज हो सकती थी, तो इससे आपको एक आइडिया लगा। सिर्फ 1%, बाकी फार्मा शेयरों को देखिए जो तेजी बनी है। आइए, प्रोविजनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है सामने, लेकिन मैं बता दूं बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ खास है। आज ये शुक्रवार और 4:30 बजे आपके लिए एक स्पेशल शो कमोडिटीज़ पर, वीकली कमोडिटी शो। सोना 50,000 के नीचे, चांदी रिकॉर्ड स्तरों से 25% नीचे। ऐसे में सोने चांदी में आप खरीदारी करें या नहीं, यही बताएंगे हम। आप बुलियन में कोहराम, अब क्या होंगे दाम, 4:26 पर। 6 बजे कोरोना पर होगा एक खास शो, आपकी खबर आपका फायदा, बढ़ रही रफ्तार, रहो होशियार। अब 58 लाख के ऊपर का आंकड़ा कोरोना के मरीजों का हो चुका है। ठीक होने वालों के मुकाबले में नए मरीजों की संख्या भी कम हो रही है, लेकिन इससे सतर्क होने की ज़रूरत है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। इन आंकड़ों के पीछे की सच्चाई क्या है और अभी भी हमें सतर्क क्यों रहना है, इस पर बात करेंगे डॉक्टर राहुल पंडित, मेंबर कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र, डॉक्टर आर.एन. टंडन, पूर्व सेक्रेटरी जनरल आईएमए, और साथ ही अंशुमान कुमार साहब, कैंसर सर्जन दिल्ली, जो आपको इस मुद्दे पर देंगे अपनी राय। अगर आपने दोपहर में सुबह अगर आपने मिस किया समीर अरोड़ा साहब के साथ एक बेहतरीन इंटरव्यू बाजार के डायरेक्शन और ग्लोबल मार्केट्स के आउटलुक पर, तो कोई बात नहीं, रात को 8 बजे फिर से देख लीजिए। समीर अरोड़ा साहब हमारे साथ वही, लेकिन वो इंटरव्यू वही है जो सुबह आ चुका है, हम रिपीट करेंगे उनका बेहतरीन इंटरव्यू रात को 8 बजे हेलिस कैपिटल के समीर अरोड़ा, जिनका इंटरव्यू सुबह मैंने किया है। और बस अब इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको पता ही है क्या होने वाला है। मस्ती की पाठशाला, जरा हंसते खिलते मुस्कुराते हुए चेहरे सब एक साथ बता दीजिए, क्योंकि बाजार की क्लोजिंग हुई बेहद दमदार। और बता दूं 1 जून के बाद कल बाजार जो
बंद हुए थे वो सबसे तेज गिरावट के साथ बंद हुए थे, और 1 जून के बाद आज जो बाजार बंद हुए हैं वो सबसे तेज मजबूती के साथ बंद हुए। तो एक ही दिन में दिन की सबसे बड़ी गिरावट क्लोजिंग बेसिस पर और क्लोजिंग बेसिस पर सबसे बड़ी तेजी, दोनों 2 दिन में आपने देख ली। ये है बाजार काल। 11,035 पर निफ्टी की क्लोजिंग, 20,939 पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, और सेंसेक्स भी मजबूती के साथ बंद होता हुआ आज के सेशन में 835 अंक ऊपर।